1 डेढ़ साल बाद मेरे फादर को एक हेल्थ इशू हुआ तो मुझे इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा। जब मैं ऑफिस में रहता था ही वॉज लाइक वेरी सीरियस और मेरा इतना डर था उनसे। एक टाइम पे मैं बहुत डरता था। शिखर गुप्ता वॉज लाइक माई बिगेस्ट फियर। खुद को अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो इंडस्ट्री तुमको कुचल के मतलब चला जाएगा। सो देन शुरू हुआ बहुत सारे यूट्यूबर्स, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसको समझना है समझ लो। भाई इतना इजी नहीं है, इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं। तो पहले के टाइम में गुरु बोलते थे ना, गुरु चलते थे यार, वो केवल शिक्षा देते। आज के टाइम में वो रहा नहीं है। लाइक कि ये इतना सालों से क्यों है, नहीं उसने अपना कोर्स को चेंज किया है, अभी VFX कर रहा है। तो मुझे ऐसे बुला के बोला गया, रजत तुम जाओ जाके उसको कन्विंस करो कि अभी तुमको VFX का कोर्स जो है वो लेना है। जो खुद 2 दिन पहले स्टूडेंट था वो आज बन गया फैकल्टी। थोड़ा आपके YouTube चैनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो तो मैंने देखो, मेरा 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब। आपका कंटेंट बोल रहा है बोरिंग हो रहा है, आपके कंटेंट में दम नहीं रहा। अब एक बात बताओ, मैं नाचने लगूँ, कॉमेडी जोक्स क्रैक करने लगूँ एमपीसी का था, और दैट वाज अ बिगेस्ट कंपनी। मतलब एमपीसी में जॉब मिलना उस टाइम पे लोग भगवान मानते थे। अभी तो कोई भी चला जाता पर पूरा रेस्टोरेंट बुक, रेस्टोरेंट भी ऐसा नहीं था नॉर्मल रेस्टोरेंट, ऐसा था कि बियर वगैरह जहाँ पे बनता है ना, वहाँ पे वो जो मटके में बियर, तो ऐसे नल खोलो पूरा पुराने तो भाई अभी ना AI भी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, स्पेशली अपनी इंडस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। AI will be the biggest threat for all humans। अपन ने इस पॉडकास्ट में काफ़ी बार स्ट्राइक को लेके बात की है, स्ट्राइक बताइए, काफ़ी बार टॉपिक ये छिड़ा है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू पॉड शो। मैं हूं आपका होस्ट निखिल माहेश्वरी। आई एम अ गेम डेवलपर एंड अ VFX आर्टिस्ट। मैंने बहुत सारे AAA गेम्स और हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया हुआ है, स्टूडियोज़ लाइक डिज्नी, नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट एक्सेट्रा। रिसेंटली मेरी अभी अम्ब्रेला अकेडमी सीज़न 4 भी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, तो जिसने अभी तक नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो। तो आज के जो गेस्ट होने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट पे, वो भी आते हैं VFX इंडस्ट्री से ही, एंड ही इज़ अ VFX पेंट प्रेप आर्टिस्ट, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फेमस स्टूडियोज़ में काम किया हुआ है, जहाँ पे जाना बहुत सारे लोगों का, एस्पायरिंग आर्टिस्ट लोगों का सपना होता है। ऑल्सो वो चलाते हैं एक यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ VFX वर्ल्ड विद 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो जानेंगे आज उनके बारे में, कैसे VFX इंडस्ट्री में करियर बना जाए, थोड़ी सी VFX इंडस्ट्री की बातें की जाएगी। एंड VFX इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है जॉब लेने के लिए। तो क्या क्या होती है वो उनसे पूछेंगे, कैसे परस्यू कर सकते हैं, और एवरेज आर्टिस्ट इंडिया में कितना अर्न कर लेता है, और कैसे कंटेंट क्रिएशन और फुल टाइम जॉब को मैनेज करे, फ्रीलांस बेटर है या जॉब बेटर है। और सबसे बड़ी बात, जो करंट VFX राइटर्स स्ट्राइक चल रही है अभी दुनिया में, जिन लोगों को नहीं पता, अभी VFX इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, राइटर स्ट्राइक, जो चली है पूरी 1 साल तक। तो उसके इम्पैक्ट, सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी स्किल्ड पर्सन। तो बुलाते हैं निखिल पॉड शो के दूसरे गेस्ट को, रजत। सो वेलकम रजत, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। कैसे हो? थैंक यू सो मच। आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम। तो भाई थोड़ा पॉडकास्ट के आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। तो हमारा जो पॉडकास्ट है बाकी पॉडकास्ट जैसे नहीं होने वाला है, सीरियस टाइप, मतलब फ़न कैजुअल फ्रेंडली वे में आंसर देना है आपको, रॉ एंड रियल रखेंगे। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है ये पॉडकास्ट सेगमेंट्स में डिवाइड है, जिससे व्यूअर्स को देखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से, जिसका नाम है द जर्नी बिगिंस। तो इसमें पहला सवाल आपके लिए यही है कि स्टार्टिंग से आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कहाँ से हो, कहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए, एंड क्या स्टडीज़ करी हुई है, सब कुछ एक बार डिटेल में हो जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम माई जर्नी इज़ लाइक, मैं कोलकाता से, ठीक है, आई एम टिपिकल बंगाली बॉय। एंड इनफैक्ट इस फील्ड में आने का मेरा कोई प्लानिंग वगैरह नहीं था। आई वॉज लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट। ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब फर्स्ट डिविजन्स वगैरह, ऐसा नहीं था, मतलब एवरेज स्टूडेंट था। सो द थिंग वॉज हैपेंड अराउंड 12th, जब मैं 12th दे रहा था। सो रिजल्ट्स जो आया वो ठीक ठाक था, बट मेरे को बनना था डॉक्टर। अब डॉक्टरी के लिए जो रिजल्ट चाहिए वो ऑब्वियसली नहीं हो पाया। सो इन दैट टाइम मेरा एक दोस्त था, उसने आया, उस टाइम एवेंजर्स रिलीज़ हुआ था। मुझे कहा कि देख भाई ऐसा ऐसा है मूवीज़ में VFX ऐसा ना। तो उस टाइम पे मैं जब VFX छोड़ो, मुझे सिस्टम कंप्यूटर कैसे ऑन ऑफ करते वो भी नहीं आता था। एक लैपटॉप खरीदा था बस, पापा ने खरीद के दिया था, उसमें बस GTA खेलता रहता था, बस यही में। तो सिस्टम तक दूर दूर तक मुझे कोई लेना देना नहीं था। सो लेके गया कोर्स में, तो एक इंस्टीट्यूट में लेके गया, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ, तो हालांकि मैं अपने वीडियोज़ में इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ बोलता हूँ।
सो लेके गया, सो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अब एक बात सच है कि उस टाइम पे इंस्टीट्यूट्स कुछ अच्छे सिखाते थे, अभी के जो सिस्टम तो अलग ही है, उस टाइम पे सिखाते थे। तो शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा उस पर प्यार बढ़ता गया, एंड देन सडनली आफ्टर 2.5 years में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने लगा। तो इतना 2 साल में ये तो मैं समझ गया था कि यही मेरे को करना है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे मुझे जॉब मिलेगा, इससे मुझे कुछ फेम मिलेगा, जॉब मिलेगा, मूवीज़ में क्रेडिट्स आएगा, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। आई वॉज लाइक कि पढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा तो चलो यहीं सही, ऐसा था। एंड माई इंग्लिश वॉज लाइक, समझ सकते हो एक टिपिकल बंगाली बॉय जो बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ा है, तो उनका इंग्लिश मतलब एकदम ज़ीरो था। सो वो डिफ़िकल्टीज भी मुझे बहुत फेस हुआ। बट इवेंचुअली एक MPC मल्टी नेशनल कंपनी था, एक जो VFX का बहुत बड़ा कंपनी था 2015-16 में। अभी उतना बड़ा नहीं है कंपनी, बिकॉज अभी मार्केट में और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। सो मूविंग पिक्चर्स कंपनी MPC का पूरा नाम है। सो वहाँ से मेरे पास कॉल आया कि उस टाइम फ्रेशर्स ले रहे थे वो लोग, तो एकेडमी के थ्रू मैं गया। दैट वाज सेकंड एकेडमी मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होता है। तो टॉप 10 इंडिया से सिलेक्शन हुआ था, तो बंगाल से मैं और मेरे एक दोस्त गए थे। सो हम टोटल 10 लोग थे, उनमें से टॉप 5 सिलेक्ट हुआ था। 3 महीने का एकदम हार्ड कोर ट्रेनिंग हुआ था। सो वहाँ तक ट्रेनिंग सर्वाइव किया, मैं सेकंड हुआ था। एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड। एंड अब इसके बाद ऐसा हुआ था कि 1-1.5 साल बाद मेरे फादर को एक हेल्थ इशू हुआ, तो मुझे इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा। सो उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैं बिज़नेस करूँगा, मेरे फादर का बिज़नेस। तो मैं कलकत्ता वापस गया, बिज़नेस को रन किया, बट हुआ नहीं मुझसे, बिकॉज ऑब्वियसली माई फर्स्ट लव इज़ ऑलवेज VFX। उस टाइम तक मैं VFX अच्छा खासा जान चुका था। सो देन आई स्टार्टेड सम टीचिंग इन कोलकाता एंड सम इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, पढ़ाता था बच्चों को। और उसी टाइम पे ये VFX वर्ल्ड मेरा यूट्यूब चैनल है, वो मैंने स्टार्ट किया ऐसे रैंडमली, बस कुछ करना ऐसे ही, मतलब ना पैसे कमाने के लिए, ना व्यूज़ के लिए, नथिंग, जस्ट ऐसे स्टार्टेड। सो 2 साल मैं कोलकाता पे था। देन मेरे फादर थोड़ा रिकवर किया, तो ही सेड कि नहीं एक काम कर, टू ज्वाइन कर वापस, ये जगह तेरे लिए सही नहीं। सो देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है। तो आई वॉज इन लाइक स्कूटी में जा रहा था, मैं गाड़ी रोका, मेरे जो ट्रेनिंग दिए थे मुझे, लाइक मैं उसको गॉड फादर मानता हूँ, इसने में शिखर गुप्ता। एंड आज भी कुछ भी डाउट्स से जॉब रिलेटेड मैं पहले उनसे बात करता हूँ, एंड देन मैं बाकी जो भी चीज़ें हैं वो करता हूँ। सो आई टोल्ड हिम कि मुझे ना ऐसे इंडस्ट्री में वापस आना है। तो ही सेड ठीक है। सो मुझे याद है 3 बजे मैंने मैसेज किया था, शाम के 5 PM तक मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर था, ठीक है। सो 9th of April डेट था, इंडस्ट्री में मैं रीजॉइन किया। और तब से लेकर आज तक इंडस्ट्री में मैं एक हार्डकोर VFX आर्टिस्ट हूँ, और साइमल्टेनियसली मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अभी तो लोग मुझे जान गए हैं। सो ये जर्नी ऐसा था कि अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस बहुत सारा था, बहुत सारा था चैलेंजेस, आज भी है। अभी तो स्ट्राइक वाइक का इशू था, तो चैलेंजेस ख़त्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं। AI है, फ्यूचर पता नहीं क्या ही होगा। उस टॉपिक पे भी आएंगे बाद में, जब हाँ अगले सेगमेंट आएंगे। भाई तो हाँ। आपके चैलेंजेस थे जर्नी के है, स्टार्टिंग में, है, और जैसे आपने अभी किसी का नाम भी मेंशन किया, शिखर तो गुप्ता। ही इज़ काइंड ऑफ योर मेंटोर और रोल मॉडल जिसको आपने फॉलो किया, और क्या क्या चैलेंजेस आए आपके स्टार्टिंग में जब जर्नी आपने स्टार्ट की? यस, मैं उसको लाइक माई गॉड फादर मानता हूँ, आइडल भी मानता हूँ। एंड मुझे ना उसके जैसा बनना नहीं था, मतलब ऐसा ना लोग कि मुझे उसके साथ बनना है, मुझे उसके साथ बनना नहीं था, क्योंकि मुझे इतना तो क्लियर था कि मैं उसके साथ बन नहीं सकता। तो मुझे मेरा खुद का कुछ छाप क्रिएट करना था, खुद का कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करना था, बट उसके जैसा बनना नहीं था। बट मैंने उनसे ये सीखा था कि कुछ चीज़ें सीखा था इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री में अगर रहना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी सो मच लाइक पोलाइट, थोड़ा सा डिसेंट, थोड़ा सा इज्जत दे के बात करो। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो इज्जत दे के बात करते हैं, बट इंडस्ट्री में अगर आपको बड़े लोगों के साथ अपना जो है पहचान बनाना है, तो यू हैव टू बी मोर हम्बल। सो ये सीखा था। दूसरा चीज़ है कि उनका जो टॉकिंग स्किल है ना, वो मैंने ग्रैब किया था फॉर माई यूट्यूब। अभी अगर मुझसे आप देख रहे हो, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब वीडियोज़ में देखोगे, और अगर मेरा पर्सनल लाइफ में देखोगे, एंड ऑल्सो माई ऑफिस में देखोगे, सो आई हैव लाइक 4-5 पर्सनैलिटीज़, ठीक है। एक मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ अभी यूट्यूब वीडियो में, एक यूट्यूबर जैसा बात करता हूँ, जब पढ़ाता हूँ एक एज ए सर की तरह बात करता हूँ, जब मुझे स्टूडेंट्स देखते हैं, सीखते हैं। सो मल्टीपल टाइप्स पे वो भी खुद को ऐसे चेंज किया। जब मैं उससे घर पे मिलता था तो ही वॉज लाइक माई बिग ब्रदर, अरे रजत आजा चाय पीते हैं, ऐसा। जब मैं ऑफिस पर रहता था ही वॉज लाइक वेरी सीरियस, और मेरा इतना डर था उनसे, एक टाइम पे मैं बहुत डरता था। शिखर गुप्ता वॉज लाइक माई बिगेस्ट फियर
कि यार वो आ गया तो मुझे एकदम ख़त्म कर देगा, ऐसा है। तो जितना डरता था उतना ही वो मुझसे प्यार करता था। आज भी वही कहता है कि तेरा डर मेरे लिए इस लाइक इज्जत देता था तू मुझे, और ऐसा नहीं था कि तू दिखाता था कि मैं जानबूझकर डर रहा हूँ। होता है ना कोई लोग कि दिखाता है कि मैं बहुत डरता हूँ, बट एक्चुअली वो डरता नहीं है, पीछे जाके गाली देता है। सो आई वॉज लाइक लिटरली मैं डरता था। तो वो मुझे घर यही रूम पे उसने मुझे खुद कहा है क्या कि तेरा जो डर था वो मेरे लिए दिखता था, तेरी आँखों में वो इज्जत है। सो वो था ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चैलेंजेस थे ना, मैं इस फील्ड का ही नहीं था पहले तो। जो स्टार्टिंग था फ्रॉम रोटोस्कोपिंग, तो मुझे रोटो का आर भी नहीं आता था। तो उसने मुझे ना लिटरली हाथ पकड़ के काम सिखाए। न्यूक, अभी तो मैं न्यूक का क्लासेस लेता हूँ, उस टाइम पे मुझे न्यूक ओपन करना नहीं आता था। सो उसने मुझे वही हाथ पकड़ के सिखाया। सो एक कम्प्लीटली फ्रेशर को कैसे एक आप प्रोडक्शन पाइपलाइन में डालते हो, वो चैलेंजेस बहुत था। स्पीड, क्वालिटी, ये सारे चीज़ें पे इम्प्रूवमेंट करना था, जो मैंने टाइम टू टाइम किया है और आज भी करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। बिकॉज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम वो है कि खुद को अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो इंडस्ट्री तुमको कुचल के मतलब चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखा है मैंने। सो आज भी वही करता हूँ। चैलेंजेस अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो बहुत बढ़िया स्टोरी है। कभी आपने ये शेयर करी आपके चैनल पे ये स्टोरी आपके बारे में? देखो, खुद के बारे में स्टोरी ऐसे चैनल पे शेयर करूँगा, एक वीडियो तो बन ही जाएगा, लेकिन वही है कि लोगों को दिखेगा नहीं। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा था बड़े दिनों से कुछ ऐसा पॉडकास्ट हो जिसमें मैं लोगों का पॉडकास्ट लेता हूँ, बट मेरा भी खुद का एक साइड है। दो यूट्यूब वीडियोज़ में ना 2-3 टाइप के किस्म के ऑडियंस है। अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो डाला था, सो उसमें से एक बंदा ने कमेंट किया कि भाई यूट्यूबर्स का कोर्स मत ज्वाइन करो, दे आर ऑल फ्रॉड, कुछ नहीं सिखाते, उससे अच्छा है कि आप फिजिकली इंस्टीट्यूट से फिर ज्वाइन करो। सो माई कंसर्न वाज लाइक कि क्या आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है? नहीं ना। सो अभी ऐसा ही चीज़ है, अगर मैं इस पर अपलोड करूँगा ना मेरा जन, तो लोग लगेगा कि यार ये 2 टाइप के लोग होगा। एक तो बोलेगा ये सिंपैथी जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, या तो ये खुद का कोर्स प्रमोट करने के लिए कर रहा है कि देखो भाई मैं यहाँ से यहाँ आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। होता है ना लोग करते हैं, तो सही मुझे बात वो है। नहीं कर रहा है। सो आई वॉज लाइक कि हाँ एक पॉडकास्ट हो, एक मैंने किया था 2-3 साल पहले। द चैनल वॉज लाइक मैडलुक्स VFX। उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स कितने थे? 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। अभी मैं शायद जब ये वीडियो रिलीज़ हो, शायद लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे कि जो आपको लगता है वो है नहीं। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है कि मैं जाके प्रमोट करूँ, देखो भाई मैं यहाँ से आया था। हर किसी का अलग अलग जर्नी, तो कभी ऐसा हाँ मतलब स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा बहुत शेयर करता रहता हूँ इंस्पायर करने के लिए कि भाई अगर मेरे स्टोरी से तुम इंस्पायर हो जाते हो तो कल को तुम्हें ही अच्छा होगा। भाई सो ऐसा मेरा भी नहीं यही था। है पॉडकास्ट। जो चैनल मैंने अभी खोला, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल ऑलरेडी है। है, मैं अभी काफ़ी है, टाइम से यूएसए में रह रहा, तो काफ़ी ट्रैवल किया मैंने पूरे यूएसए में। बट मेरा है। आने के बाद, यहाँ पे इंडिया आने के बाद, मैंने सोचा यार मतलब वीएफएक्स में डेडिकेटेड अपनी इंडस्ट्री के लिए ना लोग बात नहीं करते इतना जितना अगर मैं दूसरी फील्ड को देखूँ। काफ़ी लोग है, इसको एक साइड गिग समझते। यस, एंड जैसे आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था जब जब ये अपनी स्ट्राइक चल रही थी, उस बारे में अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। तो उससे मैंने आपका वीडियो फाउंड आउट किया था आपके चैनल को। एंड तभी मैंने सोचा था यार कुछ ऐसा कर रहे हैं एंड इस बंदे को बुलाना चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स है, उनके पेरेंट्स नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने तो जो है। पेरेंट्स हैं वो नहीं समझते, तो वो कैसे समझाए, अपने कन्विंस कैसे करे। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस पॉडकास्ट से उन आर्टिस्ट को या एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो भी स्टूडेंट है वो अपने पेरेंट्स को दिखा सके, खुद कन्विंस हो सके। कोई भी एक दो भी जना इंस्पायर हो गया होगा तो अपना पॉडकास्ट सफल हो जाएगा। यस, ऑल्सो मैं आपके पॉडकास्ट पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर लोग मुझे नेगेटिवली ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कुछ चीज़ें ना जो सच है वो है, और सच को छुपाने से वो सच मतलब शायद छुप जाएगा, बट बाकी दूसरों का जो है भला नहीं होगा। सो मैं हमेशा चैनल के थ्रू एक ही चीज़ चाहे कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले। तो द पॉइंट इज़ लाइक कि अभी इंडिया में ही देखा जाए तो लोगों के अंदर ऐसा एक नेचर आएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर। मैं एक डिटेल में थोड़ा लंबा बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा सह लेना। हाँ, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है, ये टॉपिक ही बहुत जो अभी अपने छेड़ा ना, इस पे मतलब दिल से बात करना चाहता हूँ। सो जब मैंने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब, सो देयर वाज लाइक वेरी फ्यू चैनल्स, वेरी फ्यू मतलब एक है, मैं वेरी क्लोज फ्रेंड, हालांकि मुझे कभी मिला नहीं, NPS3D, ग्रेट चैनल, ग्रेट कंटेंट, बट ही वाज आल्सो एन अंडररेटेड यूट्यूबर। ठीक है, उनका कंटेंट ऐसा है कि मतलब मैंने भी बहुत टाइम उसका वीडियोस से बहुत कुछ सीखा है। सो व्हेन आई स्टार्टेड, मैं और वही थे। एंड मैडलुक VFX था एक चैनल, वो तो भी
बंद भी कर दिया बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन आयरलैंड, बाहर काम करता है, मैं कभी कभी डालता है। सो देन शुरू हुआ बहुत सारे यूट्यूबर्स, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसको समझना है समझ लो। वो कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, कुछ मिलियंस हैं फॉलोअर्स है, इंडियन है। कुछ किसी का तो रिसेंटली चैनल ग्रो कर रहा है, सभी देखा है मैंने। अपनी इंडस्ट्री से? नहीं, दे आर नॉट फ्रॉम एनीवन। ओके, यही मेन चीज़ है, दे आर नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री। अब अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ, मुझे उससे दिक्कत नहीं है कि तुम इंडस्ट्री से हो, कि तुम इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री से, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंडस्ट्री से है, ठीक है। माई पॉइंट इज, लोगों को अभी क्या अच्छा लगने लगा है और उसका वो लोग मौका उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियोज़ में आके कोई अगर आप, मतलब दे आर टेलिंग कि लाइक क्या आपको VFX सीखना है, क्या आपको मेरे जैसा वीडियोज़ बनाने हैं, सो आपको आफ्टर इफेक्ट्स सीखना पड़ेगा, आपको ब्लेंडर सीखना पड़ेगा, आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। बट द फैक्ट इज VFX इज नॉट आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप। दैट सॉफ्टवेयर आर लाइक कि ये एक बेसिक्स है। अगर आपको VFX सीखना है देन आफ्टर इफेक्ट्स से शुरू करो ताकि आपको कंपोजिटिंग का एक आइडिया हो, देन यू हैव टू ट्रांसफर इट टू न्यूक, ठीक है। बट न्यूक के बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज उसको न्यूक नहीं आता। और न्यूक आने के लिए आपको प्रोडक्शन में काम करना ही पड़ेगा। आप कितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो, कितने भी यूट्यूबर्स का कोर्स कर लो, मेरा कोर्स क्यों ना कर लो, आपको अगर प्रॉपर न्यूक सीखना है, मेरा कोर्स भी क्या है ना, मैं प्रोडक्शन लेवल ट्रेनिंग देता हूँ, बट मैं ये भी कहता हूँ मैं 80% सिखा सकता हूँ। जब तक आप वो प्रॉपर प्रोडक्शन शॉट्स पे काम नहीं करोगे, आप कभी नहीं सीख सकते। मैं खुद नहीं सीखा था, ठीक है। बट ये है कि मैंने जो डिफ़िकल्टीज फेस किया था, एक झटके में जब आप जाओगे ना, आपको प्रोडक्शन में जाके मिलेगा। अरे जैसे एग्जांपल, यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है ना, दे लाइक R&D कर लेता है, ठीक है। एक वीडियो पे R&D कर लिया, मल्टीपल टाइम्स देख लिया कि हाँ भाई ये टूल, ये टेक्निक इस वीडियो पे चल जाएगा, उसी वीडियो पे चिपका दो। अब वही टेक्निक दूसरे वीडियो पे नहीं काम करता। प्रोडक्शन हाउस में काम करने का फ़ायदा ये है कि प्रोडक्शन हाउस पे आपको मल्टीपल चीज़ें सीखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे मल्टीपल आर्टिस्ट है, एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है, जो आप, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जो मैंने खुद, मतलब प्रोडक्शन में आके ही सीखा है। एंड बिलीव मी, यही चीज़ लोग बताएंगे नहीं। उन यूट्यूबर की बात छोड़ दो, जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, दे आर ऑल्सो सेलिंग कोर्स आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब जितने भी एडोबी का सॉफ्टवेयर है वो बेचेंगे। बट जब बात करेंगे प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर्स की, वहाँ पे आके वो लोग वही ऊपर। इनफैक्ट द फैक्ट इज़ लाइक कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे रिव्यू दिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली इंस्टीट्यूट से, जो होता है ना कि फ्रॉड हुआ है इंस्टीट्यूट, पता चल गया है कि लास्ट 6 महीने में कुछ नहीं हो रहा, तो छोड़ के मेरे पास पढ़ने के लिए आए। सो दे आर टेलिंग कि सर क्लास के पहले आपका वीडियो देख के आके क्लास कराता है, ऐसा भी मैंने सुना है। सो इंटरेस्ट ऐसे शिफ्ट हुआ है ना कि लोगों को वही अच्छा लगता है जो एग्जैक्टली यूजलेस है। और इसका रीज़न भी वही यूट्यूबर्स है, बिकॉज उनका मिलियन में फॉलोअर्स है, लाखों में फॉलोअर्स है, लोग उनको फॉलो भी करते। मुझे पता नहीं क्यों उनका जो आउटपुट्स मैं देखता हूँ, मैं इसे ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा आउटपुट एकदम टॉप नॉच है, बिकॉज एक बात तो आपको भी शायद पता होगा, सभी को पता है, कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिस्ट खुद अकेला नहीं करता। हमारे इंडस्ट्री में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं एक पर्टिकुलर पार्ट करूँगा, कोई और उसका पर्टिकुलर पार्ट करेगा, कोई और कुछ और, कोई और, फिर कंबाइन होके एक फाइनल आउटपुट बनता है। टीम वर्क होता है पूरा, टीम वर्क होता है। जब आप उस चीज़ को अकेले करने जाओगे, आप तो हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकते, राइट? पॉसिबल नहीं। कितना भी बड़ा आर्टिस्ट, कितना भी सीनियर आर्टिस्ट बन जाओ, नहीं हो सकता। तो एक रिव्यू भी आता कि एक साइट है मिक्समो नाम से, जहाँ पे ऑटो रिग कैरेक्टर्स मिलता है। सो एक रिव्यू ऐसा आया था मेरे पास कि भाई ऐसा ऐसा है, वो जो कोर्स वो बेच रहे हैं, उनके कोर्स में जो रिग कैरेक्टर्स है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो जब मैंने पूछा कि इसको कैसे फिक्स करते, बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो डाउनलोड करके ही करता हूँ। मतलब आप खुद पॉइंट समझ रहे हो भाई, इतना इजी नहीं है, इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं। अभी जब मेरा कोर्स लॉन्च होता है ना, लोगों को लगता है ये भी उन लोगों में से ही है। जो मुझे पुराने से जानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं मेरे, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। दे लिटरली लव मी। इसलिए मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं वीडियोस बंद कर दूंगा, यूट्यूब डिलीट कर दूंगा। तो लोगों ने कॉल कर करके पागल कर दिया, जो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे 2017 से जुड़े हुए। जो नया फॉलोअर्स उनको नहीं पता, उनको लगता कि यार ये वही सही है। अब हर किसी का जाके कान में तो नहीं बता सकता भाई मैं प्रोडक्शन में काम करता हूँ, मेरा जो नॉलेज है वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। एक को बताऊँगा, दो को बताऊँगा, और फिर हेटर्स तो है ही। भाई जो आपके अभी आपने जो इस बारे में बात की, इसके पीछे मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि रीज़न ये है कि जो इंस्टीट्यूट वाले जो बेच रहे हैं ना, आज के टाइम में मैं बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट जो पहले के टाइम में गुरु बोलते थे ना, गुरु चलते थे यार, वो केवल शिक्षा देते हैं, आज के टाइम में वो रहा नहीं है।
ये वो सब तो लोग है बिजनेस माइंडेड लोग हो चुके हैं। इनको अपना एग्जैक्टली। कोर्स बेचने से या उनकी फीस लेके बच्चे का 6 महीना 1 साल ख़राब करेंगे, उसको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कोर्स किया उसके बाद उनको कोई मतलब ही नहीं होता, कई तो फ़ोन तक नहीं उठाते। एंड दूसरी बात, मैं भी ये बोलना चाहूँगा आपके कोर्स के बारे में, जैसे मेरे को नहीं पता था आप अकेडमी भी चलाते हो, लेकिन एक वीएफएक्स आर्टिस्ट जो प्रोडक्शन में ओरिजिनल काम कर रहा है ना बंदा, और उससे सीखोगे ना तो वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है जो प्रोडक्शन में चलता है। जो कोर्स सिखाते हैं वो प्रोडक्शन में काम कर ही नहीं सकते। एंड दूसरी बात, एग्जैक्टली। इंस्टीट्यूट वाले उन बच्चों को पकड़ते हैं जैसे 17-18 साल के बच्चे हो जिन्होंने 12th पास की हो, या फिर वो थोड़े स्मॉल टाउन से आते हो, उनके पास इतने सोर्सेस हैं नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं है, वो अपना पैसा लेके आ जाते हैं, वो बोलते हैं इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले तो अपने वो दिखाएंगे। नहीं, मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, मैं खुद इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। हम्म, वही इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैंने खुद सीखा था। हम्म, ऑल्सो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी। हम्म, और दोनों के ऊपर भी मेरा बहुत सारे वीडियोस है, उनसे मुझे थ्रेड्स कॉल्स आते हैं कि यार कैसे बना था। मैंने बोला नाम तो नहीं दिया, तो आप क्यों भड़क रहे? हम्म, सो मैं जब पढ़ाता था ना, मेरे पास ऐसे, जैसे सपोज मैं आपका एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आप एक, मतलब जिसके बारे में बता रहा हूँ वो रियल में वही करता था। एक स्टूडेंट था जो एक केक शॉप में काम करता था, ठीक है। और उस टाइम पे मैं वहाँ का हेड वीएफएक्स फैकल्टी था। मेरा सैलरी था अराउंड 22,000 कोलकाता में। 22,000 2017 की बात कर रहा हूँ। इट वॉज ह्यूज फॉर मी, बिकॉज उस टाइम पे ना मेरा को फैमिली प्लानिंग था, ना मेरे को फ्यूचर प्लानिंग था। इट वॉज लाइक कि 20,000 मिल रहा है, आई एम हैप्पी। मेरे को बस तेल का खर्चा लगता है गाड़ी में जाने के लिए, 200-250 रुपये, पूरा पैसा सेव हो रहा है मेरा। खुद की तो सिटी में भी रह रहे हो। खुद के सिटी में रह रहा हूँ, मैं हैप्पी था। हाँ हाँ। बट अंदर ही अंदर साइड कॉर्नर में मैं शायद हैप्पी नहीं भी था। चलो उसमें बाद में बात करें। तो पॉइंट वॉज लाइक कि वो बंदा केक शॉप में काम करता था, तो उसका कोर्स था वेब डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो वेब डिज़ाइनिंग करो, जो भी करो, मोस्टली इंस्टीट्यूट फोटोशॉप से शुरू करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं भी जब किसी को स्टार्ट कराता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ पहले फोटोशॉप सीखो, ठीक हो। फोटोशॉप, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स, ये तीनों सॉफ्टवेयर इसलिए सीखना ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी आर्टिस्ट बनते हो, आपको फोटो एडिट करना आना चाहिए, उसके लिए फोटोशॉप चाहिए। एक वीडियो एडिट करना आना चाहिए, कल को अगर आप अपना शो रील क्रिएट करते हो तो वीडियो फॉर्मेट में, तो आपको प्रीमियर प्रो की ज़रूरत पड़ेगा। सो यू हैव टू लर्न प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपको मोशन ग्राफिक्स में जाना है या कुछ भी अतरंगी बनाना है, देन गो फॉर आफ्टर इफेक्ट्स, वो ऑप्शनल है। सो वो करने के बाद वो वेब डिज़ाइन का कोर्स किया। तो क्या होता है इंस्टीट्यूट्स में, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं 5-5, 6-6 साल है, जबकि उसका कोर्स 2 साल का है। सही, आई वॉज लाइक कि ये इतना सालों से क्यों है। नहीं, उसने अपना कोर्स को चेंज किया है, अभी वीएफएक्स कर रहा है, या 3D में था, अभी वीएफएक्स में गया है, फिर वीएफएक्स में 3D में गया है। सो जब उसकी बारी आया तो मुझे ऐसे बोला गया, रजत तुम जाओ, जाके उसको कन्विंस करो कि अभी तुमको वीएफएक्स का कोर्स जो है वो लेना है, बिकॉज इसी में फ्यूचर ज़्यादा है। वेब डिज़ाइन तुमने सीख लिया, साइड बाई साइड अच्छा है वगैरह। तो मैंने बोला अगर तुमको ये पता ही था पहले से, तो फिर क्यों नहीं बोला। अब वो बंदा केक शॉप में काम करता है, जितना पैसा जुगाड़ता है उसमें इंस्टॉलमेंट्स बढ़ता है, क्लासेस करता है। ऑल्सो जब किसी का बर्थडे वगैरह होता है, उसी से केक मंगा के खाता है, उसको पैसा भी नहीं देते हो आप लोग। नहीं नहीं, ऐसे ही तुम कोर्स को मतलब ऐसे कन्वर्ट करना होगा, वरना तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा। नहीं, बोला भाई दूसरे को लूट के मेरे को सैलरी दे रहे हो, सच मुझे मत दो। दूसरा चीज़ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वही बाद में जाके बनते हैं फैकल्टी। तो दिक्कत वॉज लाइक कि मैं कहीं काम नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आई वॉज लाइक कि यहीं का स्टूडेंट, मैंने यहीं के सर से सीखा, फिर मैं ही बन गया फैकल्टी और मैं ही दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। अब मैं खुद नहीं सीखा तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊँ। और दूसरा चीज़ ये है कि नॉलेज आपके पास बहुत हो सकता है, आप बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो नॉलेज आप दूसरे को वैसा ही डिलीवर कर पाओ। सो डिलीवर करना नॉलेज और नॉलेज होना, दोनों में बहुत अंतर है। हर कोई टीचर नहीं हो सकता। सो जो खुद 2 दिन पहले स्टूडेंट था वो आज बन गया फैकल्टी और उन्हीं को सिखा रहा है जो उनका दोस्त बैठा था 2 दिन पहले उसके बाजू में बैठ कर क्लास कर रहा था। पॉइंट समझ लो। तो मैं देखा, मेरे को आके बोला कि भाई रजत तू तो अकेला ही यहाँ पे वीएफएक्स सिखाता है, तू एक काम कर, इस बंदे को न्यूक सिखा दे। मतलब कितना दिन टाइम है? तो बोलता है 2 महीने में सिखा दूँगा। मैंने बोला क्यों? बोलता है कि कल को अगर तो छुट्टी वुट्टी में गया तो कौन सिखाएगा। मैंने बोला वो बंदा ऑलरेडी 5 साल से वहाँ पे क्लास कर रहा है, वो अचानक एक दिन आया मुझसे न्यूक सिखा। बोला तुझे क्या लगता है 2 महीने में तो न्यूक सीख जाएगा, सिखा के तो दूसरों को सिखाएगा। तो मैं ये समझा कि इन लोगों को जॉब चाहिए, ठीक है। ये लोग बोल देंगे जॉब गारंटी। क्या करते हैं, उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस होता है छोटा सा, तो वो बोल देंगे कि हाँ यहीं पे हम आपको जॉब देंगे, ठीक है, घुसा देंगे। सैलरी कितना होगा? 8, 9, 10। दे आर लाइक 17-18 ईयर्स, जैसे आपने कहा। उनके लिए 10,000 कलकत्ता में बैठ के अपने होम टाउन में, और क्या चाहिए। हाँ, प्लेसमेंट दे रहे हैं कंपनी।
या फिर कोई छोटे मोटे न्यूज़ एजेंसीज में, न्यूज़ कंपनी में होता है ना एडिटिंग वेडिटिंग का, वही 10-15 मैक्सिमम 15, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे वो लोग 22-25 हज़ार दे के अफोर्ड करके रखेंगे, उनसे अच्छा वही है ना, क्योंकि उनको तो लोगों को सिखाने से मतलब नहीं है ना, उनसे अच्छा वही किसी स्टूडेंट्स को पकड़ो, उसको 2-4 महीने सिखाओ, उसको पढ़ाने लगो, कल को मुझे बोलेगा तेरी ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ मुझे फील हुआ, इतना गंदगी है ना इंस्टीट्यूट्स में, प्रॉपर बिजनेस, इतना गंदा बिजनेस है ना, और डेली होता था। मैं देखता रहता था, क्या ही है। चलो छोड़ो, जाने तो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। या तो चलो भाई, बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाई आपकी, काफ़ी सारे किस्से भी पता चले। स्टोरी ही है ये, स्टोरी ही है। अभी तो लगता है कि सच में स्टोरी ही है। बढ़िया जर्नी है भाई स्टार्टिंग में। तो हाँ, इस सेगमेंट को अपन यहीं ख़त्म करते हैं एंड यस मूव होते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है यस VFX एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं कि दोनों तरफ से बात करते हैं, आर्टिस्ट वे में भी और लेमैन इंसान की वे में भी। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि VFX होता क्या है, तो VFX को एक्सप्लेन करो लेमैन की लैंग्वेज की। कोई बंदा पहली बार देख रहा हो, उसको कुछ भी नहीं मालूम, वो भी समझे, और आर्टिस्ट के लिए भी। अब पहले तो मैं अपने खुद के घर से शुरू करता हूँ। मेरे घर वाले, जब मैं मतलब जब भी कोई भी नया रिश्तेदार या होता है ना, कोई भी नया लाइफ में पहली बार आ रहा है, तो पूछ रहा है कि भाई तो करता क्या है। सिर्फ ऐसा है कि दूसरों को, अगर मैं दूसरे जॉब प्रोफाइल की बात करें, कहाँ काम करता है, TCS पे काम करता है, कैमजिंग में। अच्छा, वेब डिज़ाइन, यहाँ तक ठीक है। एनिमेशन, अच्छा ठीक है। जैसे ही मैं बोलूँगा VFX, तो उस दिन पॉज लेगा एंड इट वाज लाइक कि अच्छा वो कार्टून बनाता है। मतलब नहीं, आप समझाता हूँ ऐसे, आप मूवीज़ देखते हो, उसमें जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ होता है, अब बोलेगा स्पेशल इफेक्ट्स क्या, उनसे चिड़िया का नाम। मतलब अरे आप सुपरमैन देखते होगे ना, कभी तो सुपरमैन के नाम सुने होगे, बोलता हाँ सुपरमैन के नाम सुना है हमने। वो आसमान में उड़ता है, हाँ उड़ता है। वो सच में उड़ता है क्या? फिर 2 सेकंड पॉज देता है, सच में वो शायद सोचता होगा उड़ता है। तो एकदम आप बोलो ना लेमैन टाइप, जो थोड़ा बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको तो समझाना डिफिकल्ट है। फिर बोलता वो रियल नहीं होता, वो हम कंप्यूटर में करते हैं। तो फिर सोचते हैं कि क्या ही करता है ये। बट ये नहीं सोचते लोग कि जब हम देखने जाते हैं मूवीज़, तब हम भाई भाई क्या विजुअल्स है, कैसे बना वो विजुअल्स, VFX। तो टेक्निकली VFX का फुल फॉर्म है विजुअल इफेक्ट्स। अब FX को शॉर्ट करके FX, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होता है कि V फॉर विजुअल, ठीक है, और FX का भी एक अपना ऑप्शन है, जहाँ पे हमारा जो एक डिपार्टमेंट है FX डिपार्टमेंट। अब FX भी बोलते हैं लोग, FX भी बोलते हैं लोग, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो FX डिपार्टमेंट है वो बेसिकली आता है जो चीज़ें सिमुलेट होता है, लाइक वाटर हो गया, पार्टिकल्स हो गया, फायर हो गया, जो रियल लाइफ में लाइक ओशन, एकदम समुंदर बाण आ रहा है, VFX में क्रिएट कर। सो दैट इज अ सिमुलेशन, वाटर सिमुलेशन। सिमुलेशन थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझो कि क्लोथ जैसे हवा में वेव कर रहा है, उसको भी सिमुलेशन में मानते हैं। हाँ, कोई भी ऐसा है कि कैसे समझाओ, लाइक जो हर सेकंड में चेंज होता है, ठीक है, तो उसको आपको रियल फिजिक्स यूज करना पड़ता है उसमें। लाइक अगर आपको टी सुनामी दिखाना है, तो उसका जो फोर्स होगा, ठीक है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटी उतना रखना है ताकि उतना फोर्स में जाके हिट हो पानी, एंड जो पानी जहाँ पे हिट होगा फिर बिल्डिंग्स टूटेगा। तो ये सारे फिजिक्स है, डायनामिक्स के अंदर भी आता है। डायनामिक्स इज जस्ट लाइक कि एक, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे से गिराया तो ये जाके हाथ पे ऐसे, अभी हाथ मेरा ऐसे ये रुका, सो इस वाज लाइक कि एक डायनामिक सिमुलेशंस हो रहा है। अभी अगर यहाँ से पानी में फेंक रहा हूँ तो पानी यहाँ पे धक्का लग के ऐसे ओवरफ्लो होगा, सो टच हो रहा है, दिस कॉल्ड कोलिजन, मतलब यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, धक्का लग रहा है देन इसको। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो ये समझाना लोगों को तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अभी जो मैं बहुत टेक्निकल चला गया था कुछ देर सेकंड के लिए। सो VFX इज वही है, विजुअली इफेक्ट्स का। अगर आप किसी भी चीज़ को कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू क्रिएट कर रहे हो, इनफैक्ट फोटोशॉप में अगर आप कुछ फोटो भी एडिट करते हो ना, तो ग्राफिक्स में तो आता ही है डेफिनेटली, बट वो भी एक स्टिल VFX है, स्टिल मतलब एक 1 फ्रेम VFX है। अगर आप अपने खुद के बॉडी पे कुछ भी ट्यूनिंग वगैरह कर रहे हो, जॉ लाइन ठीक कर रहे हो, या 6 पैक एप्स को थोड़ा सा एनहेंस कर रहे हो, तो वही चीज़ अगर आप हर एक फ्रेम में करो, एक वीडियो में करो, तो वो VFX हो जाएगा। यही चीज़ अगर आपको समझाना है लोगों को, अब समझो, यही चीज़ इतना इलेबोरेट करके अगर किसी को समझाने जाओगे, या तो 2 चीज़ सोचेगा, या तो सोचेगा कुछ काम नहीं करता ये, बस ऐसे ही मतलब होता है ना, समझाने के लिए बोल रहा, कुछ नहीं करता है, बेकार है,
या तो बोलेगा कि भाई ऐसा जॉब प्रोफाइल मैंने कुछ सुना ही नहीं। और आपने शुरू में एक बात कहा था ना कि ये इंडस्ट्री अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा। दिखता नहीं है। आपने कितने सारे पॉडकास्ट देखे होंगे वीएफएक्स पर, वो जो चैनल है फेमस वी आर बाइसेप, रणबीर अलावाजिया, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं लिटरली उनको बहुत बार मैसेजेस किए हैं इंस्टा पे, मेल किया है कि सर आपको मुझे कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आई वांट कि आप मुझे बुलाओ, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो आपके जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर लोगों के पास पहुँचे तो लोगों का भला है, ठीक है। बट ऑब्वियसली मैं कोई फेमस नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास, बट शायद फ्यूचर में आए। आई वॉज लिटरली वेटिंग, क्या पता ये वीडियो वो देख रहे। आप वो छोड़ो, हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में बात करता है, ये जो अभी स्ट्राइक हो रहा है, ये जो एआई के ऊपर जो ये हो रहा है, क्या हमारी गवर्नमेंट इस पर बात कर रहे हैं? नहीं ना। सो ये इंडस्ट्री ही बहुत अंडररेटेड, मतलब लोग, बट लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे, एवेंजर्स देखने जाएंगे। फिर ये भी अभी तो लोगों को फिर भी पता चल गया कि वीएफएक्स क्या है, क्योंकि जो रिव्यूअर्स होते हैं ना, जो मूवी रिव्यू करते, अभी तो वीएफएक्स पे भी बात करते हैं। तो फॉर थैंक्स टू देम, जैसे पीजे एक्सप्लेन है चैनल, पादल का चैनल है, दे आर लाइक एक्सप्लेन करते हैं कि वीएफएक्स अच्छा है बुरा है, सीजीआई क्या है, दे हैव दैट नॉलेज। तो कुछ चीज़ें हैं बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जो एक आर्टिस्ट अपन जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं ना, उतना तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मूवी रिव्यूअर ज़्यादा है, मतलब काइंड ऑफ वैसा बोल सकते हैं। एंड भाई क्या आपको लगता है कि जैसे इंडिया में अभी आपने बोला कि वीएफएक्स को अब लोग थोड़ा समझने लगे, तो उसके पीछे ब्रह्मास्त्र रीजन हो सकती है? नहीं, ब्रह्मास्त्र के नहीं, ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स तो बेकार था, मैंने को खास लगा नहीं, क्योंकि हाँ मतलब एज पर इंडियन वीएफएक्स अच्छा है। हाँ, मैं बॉलीवुड मूवी के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में अकॉर्डिंग अच्छा है, बट उतना कुछ खास मूवी नहीं था, हाइप क्रिएट हुआ था। और रिसेंट कौन सा एक बॉलीवुड मूवी आया था जिसका वीएफएक्स अच्छा था? जवान का वीएफएक्स अच्छा था। बट जानने लगे हैं वीएफएक्स के बारे में आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम। एनिमे के बारे में लोगों को पता था, बिकॉज कार्टून है ना, कार्टून वाज लाइक इस डोरेमोन जैसा है, वैसा ही कुछ बना रहा है, ठीक है। कार्टून अभी भी आप बोलोगे ना मैं एक एनिमेटर हूँ, तो कभी कभी तो मैं ऐसे मतलब जिसको एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता, मैं बोल देता एनिमेशन को बात करता है, क्योंकि वो कौन सा मेरा सगा ऐसा है, तो मैं यही होता है, बोलना पड़ेगा ना, तो जिसको जरूरत है उसको तो समझाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात। बहुत सारे लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो ये उनको बोलता हूँ ना, गेम डेवलपर है या वीएफएक्स आर्टिस्ट है, बोलते हैं एनिमेशन इंडस्ट्री, एनिमेशन करते हो गया वो, मतलब उनके लिए सब कुछ एनिमेशन है। अभी भी लगेगा 10 साल लगेगा इस चीज़ को और स्प्रेड होने में। तो भाई इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभी आपके लिए ऐसा ही है कि वीएफएक्स, अपन ने बात की ओवरऑल वीएफएक्स में, तो इसमें भी सब कैटेगरीज है, कोई मॉडलर होता है, कोई टेक्सचर आर्टिस्ट होता है, कोई लुक डेवलपमेंट होता है। तो बात करते हैं आपकी डेजिग्नेशन पे, आप वो वीएफएक्स पेंट प्रेप आर्टिस्ट, तो कौन होता है वीएफएक्स पेंट प्रेप आर्टिस्ट, क्या उसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अगर किसी को बनना है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पहले तो पेंट प्रेप आर्टिस्ट क्या होता है बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पीछे अगर ग्रीन स्क्रीन है, जैसे वहाँ पे मार्कर्स लगेंगे, मार्कर मतलब ट्रैकिंग मार्कर्स होते हैं, तो क्यों लगाते हैं कि उसको ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके हम कुछ सीजीआई बैकग्राउंड ऐड करने वाले। अब अगर मेरा कैमरा ऐसा मूव हो रहा है थ्रू आउट, तो ये मार्कर है वो हेल्प करता है कि पीछे जो बैकग्राउंड बैठेगा आपके पीछे वो वहीं पे अटक के रहे। अब मार्कर्स को आपको हटाना पड़ता है, अब मार्कर मेरे बॉडी के पीछे से जाएगा तो वो भी हटाना पड़ता है। सो किसी भी चीज़ को पेंट में हम रिमूव करते हैं, ठीक है। पहले वो वायर हो गया, रस्सी से टंगाते तो कपड़ा ऐसे हो जाता है ना। सो अगर आप रस्सी को सिर्फ हटाते हो तो कपड़ा ऐसे ही रह जाएगा, जैसे अभी दिख रहा था ऐसे। सो उसको ऐसे स्मूथ करना होता था कि लगे नहीं कि रस्सी ही सिर्फ हटाए, ये भी स्मूथ करना पड़ता है। तो इट वॉज लाइक कि नॉर्मल ऐसा है। सो वो एक है। देन नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ थिंग, क्रू मेंबर्स आ जाते हैं शॉर्ट्स में। आज ही सॉरी मैं इस पर बात नहीं कर सकता, तो बट यही है कि बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमारे बेसिकली अगर मोटा मोटी आइडिया दूँ, हमको शॉर्ट से ऐसी चीज़ें हटाना पड़ता है जो अनवांटेड है, जिसके रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वो बूम माइक ऊपर से ऐसे आ गया, रिफ्लेक्शंस आ गया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, देखो मेरे ऐसे चश्मे में ये रिंग लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये हटाना होता है और ये बहुत डिफिकल्ट है। टिक के लगेगा कि ये जो रिंग लाइट अभी मेरे चश्मे में गिर रहा है ये हटाना होता है। एंड मूवी मैंने लिटरली ऐसे ऐसे शॉट्स किए हैं जो कह सकते हो रिक्रिएशन है कैरेक्टर्स का, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे तो चीज़ें दिखते ही नहीं है, आपको प्रॉपर उसको सोच के उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो आप जब मूवीज़ में देखते हैं ऐसे बहुत सारे शॉट्स ऐसे भी होते हैं जो पेंट आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है। वो बंदे का सपोज यहाँ तक दिख रहा था, उसका पूरा बॉडी हमने क्रिएट किया, कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके उसके फ्रेम में रोटो करके पूरा बॉडी बना के देन ऐसे हुआ है।
सो वही है कि किसी भी चीज़ जो अनवांटेड है शॉर्ट में, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हटाना, दैट इज कॉल्ड पेंट प्रेप। अब किसी को अगर पेंट प्रेप आर्टिस्ट बनना है, मैं डायरेक्ट सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट पेंट में मत ज्वाइन, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बिकम अ पेंट प्रेप आर्टिस्ट, आपको रोटो की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रोटो इज़ लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट को कट आउट करके निकालना उस फ्रेम से, फ्रेम बाय फ्रेम, ताकि आप उसके डीजी में किसी बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ ऐड कर पाओ। सिंपल, अगर आप मेरा वीडियो ले रहे हो, मेरे अगर पीछे आपको किसी भी चीज़ को ऐड करना है, अगर ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो आपको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस पर ऐड करना पड़ेगा, देन मुझे वापस अपनी जगह पे डालना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन यू नीड अ रोटोस्कोपिंग। तो रोटो अगर नहीं जानते हो आप, जब पेंट में आओगे आपको आपका रोटो खुद ही करना पड़ेगा। तो जैसे बहुत सारे शॉट्स होते हैं, आपने हटा दिया, सपोज अभी मेरे पीछे ये बिस्तर है, अभी शॉट में सपोज ये बिस्तर अनवांटेड है, मुझे सिर्फ मेरे पीछे रूम चाहिए, नो बिस्तर। तो अगर बिस्तर को हटाओगे, पहले मुझे रोटो करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ से हट जाता हूँ, अब अगर मैं हट जाता हूँ तो बिस्तर की जगह क्या दिखेगा, और अगर बिस्तर ही पूरा हट गया तो क्या दिखेगा, दीवार दिखेगा। तो ये इमेजिनेशन है। तो ये जो दीवार का टेक्सचर है वही मेरे जगह पे रहेगा जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, ये कलर यहीं पे रहेगा सेम, ठीक है। तो ये सोच के मेरे अराउंड वो दीवार बनेगा, देन वापस मुझे अपनी जगह पे डाल दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो बीच में से सिर्फ ये जो बिस्तर है वो हट जाएगा, पॉइंट समझे? सो ये चीज़ के लिए आपको रोटो करना पड़ेगा। अब हर कंपनी में रोटो आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं रहता है, आपको अपना रोटो खुद ही करना पड़ता है। अगर नहीं है तो फिर फंस जाओगे आप। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि रोटोस्कोपिंग जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट रोटोस्कोपिंग एटलीस्ट 2.5 years करो, देन पेंट पे स्विच कर जाओ। तो इससे बेनिफिट ये है कि आपको एक रोटो का आइडिया भी होगा, कल को आपको इसके सामने हाथ नहीं फैला, भाई थोड़ा रोटो करके दे दे। तो भाई ये नॉलेज आपको जब प्रोडक्शन में काम किया तब पता चली कि आपको रोटो भी आना चाहिए, या पहले से ही जानते थे इसके बारे में? हाँ, मतलब जब पेंट में आया तब पता चला, तब पता जब चला। रोटो में था तब नहीं पता चला, तब रोटो ही करता था। पेंट देता था, भाई ऐसा भी होता है कि कुछ भी हटा देते हैं वो लोग। जब अब मैं खुद करता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। अब तो हो गया, सालों हो गया। पहले जब शुरू में बहुत डर लगता था, भाई ऐसे ऐसे शॉर्ट्स आते थे, आप मानोगे नहीं, तो दिमाग खराब हो जाता था। मतलब बोलते थे ये है हटा दो, मैं क्या हटा दो, मुझे उसके लिए तो कुछ तो हटा दो। अब दिया है तो करना पड़ेगा, कुछ भी, मतलब एंडलेस चीज़ें। मैं वही कह रहा था ना कि प्रोडक्शन में आके ही आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और जब तक अगर प्रोडक्शन में काम भी नहीं करोगे ना, मतलब क्लाइंट है ना कुछ भी मांग सकता है, और क्लाइंट ही एक ऐसा जना है जो आपको सिखा भी सकता है। जो चीज़ नहीं आती ना उसके लिए मोटिवेट कर सकता है, यार ये सीखनी ही पड़ेगी, क्लाइंट की डिमांड है। तो प्रोडक्शन में काम करना इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई मेरा दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन था कि अगर किसी को बनना हो VFX पेंट प्रेप आर्टिस्ट, तो कहाँ से जर्नी स्टार्ट करे, वो क्या करे, क्या टूल्स है, क्या सॉफ्टवेयर है जो यूज़ लेते हैं? सिंपल है, न्यू कैन सिल आउट, 2 सॉफ्टवेयर। न्यू कैन सिल आउट, बट मेन पेंट प्रेप न्यू पे होता है। सिल आउट में जो होता है सीक्वेंस पेंट होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ को पर फ्रेम हटाना है तो सिल आउट इज़ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर। सिल आउट पे पेंट भी होता है, सिल आउट पे रोटो भी होता है। हालांकि न्यूक पे भी रोटो होता है, बट हमारे पाइपलाइन मतलब मेजर कंपनीज न्यूक पे रोटो नहीं करती। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग सिल आउट फॉर द रोटोस्कोपिंग। भाई बात में मैं पूछना भूल गया, आप कौन से स्टूडियो में काम करते हो अभी एट प्रेजेंट? मैं बेसिलिक फ्लाई पुणे, उसका मेन ब्रांच चेन्नई में। आपको कितना टोटल एक्सपीरियंस हो गया? 9 years रनिंग। 9 years रनिंग। सो रजत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने काफ़ी बड़े बड़े स्टूडियोज़ में काम किया हुआ है, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया होगा, हॉलीवुड बॉलीवुड सभी टाइप के। तो बॉलीवुड नहीं, सारे हॉलीवुड। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? कोई प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? हाँ, मतलब मूवीज़ हो गई, सीरीज़ हो गई, किसी भी टाइप में। देखो, इनिशियली तो पता नहीं चलता कौन सा प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, और मैं भी खुद को उतना बता भी नहीं सकता, हमारा इंडिया साइन रहता है। नहीं, जो रिलीज हो चुके आपके 9 years के एक्सपीरियंस में काफ़ी सारी कुछ प्रोजेक्ट्स है। मार्वल सा प्रोजेक्ट्स तो कंट्रोवर्शियल होता है, उस पर बताना मुश्किल है, बट हाँ नाम वैसे ले सकते, बिकॉज क्रेडिट्स में नाम आया तो उतना ही। अभी रिसेंट डेडपूल में मज़ा आया था, और थॉर में काम किया था, थॉर लव एंड थंडर, उस पर मज़ा आया था। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज फैंटास्टिक बीस्ट, फिर फर्स्ट पार्ट था, उस पर नाम आया था मेरा, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि वो मेरा क्रेडिट्स आया था। और जंगल बुक का प्रोजेक्ट पे मैंने बस काम किया था, बट उसमें नाम वगैरह वैसा सच थोड़ा सा वो टीम के हिसाब से आया था। तो ऑस्कर आया था बैंगलोर में, सो उस टाइम पे मैं वहाँ पे था। सो वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट था कि ऑस्कर के साथ फोटोज़ वगैरह। सो ऑस्कर इससे इतना डिस्टेंस, हालांकि छूने नहीं दे रहे थे हम लोग को ऑस्कर ऐसा। सो हमको दूर से ऐसे, मतलब ऑस्कर यहाँ पे था, हम कैसे बस खड़े रहते फोटो। मतलब आपको जो पहला ब्रेक मिला वो MPC का था, राइट? MPC का था, और दैट वाज अ बिगेस्ट कंपनी। मतलब MPC में जॉब मिलना
उस टाइम पे लोग भगवान मानते थे मतलब एमपीसी को। सपना और होता मैं है भाई, सोचा उधर तो सपना होता था उस सपना टाइम। था, अभी तो कोई भी चला जाता। और एमपीसी का लाइफस्टाइल भी बहुत सही था, मतलब आज भी मैं सबको बोलता हूँ, उस टाइम पे एमपीसी मतलब मम्मी को लेके गया था मैं ऑफिस के अंदर, मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल, बस पासेस, कहीं पे भी जाओ बेंगलोर में फ्री ऑफ कॉस्ट घूमो, खाना पीना अंदर ही, पार्टीज़। मैं हालांकि पार्टीज़ खुद नहीं करता बट जाना पड़ता है ना। सो वहाँ पे अनलिमिटेड फूड्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट मेरियट्स में, मतलब लाइफ में मैं मेरियट वहीं पे पहली बार गया था। तो 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार खाना, 5 स्टार लोग, अलग ही एक दुनिया है एमपीसी का। अभी पता नहीं क्या है बट 1 1.5 साल तब तक था, मैं बहुत एंजॉय किया। बारबेक्यू नेशन, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ था, या तो टीम लंच था या फिर एक होता है कि डिपार्टमेंट प्रोग्राम। जैसे एक प्रोजेक्ट रिलीज हो गया, जैसे याद है एक मूवी आता है घोस्ट इन द शेल, वो स्कारलेट जॉनसन का। तो वो ख़त्म हुआ, सक्सेसफुल हुआ, प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, तो वो कंपनी ने बोला आज टीम लंच, ठीक है, या फिर आज टीम डिनर है। अब डिनर में ऐसा नहीं कि वड़ा पाव खाने चले गए या फिर डोसा खाने प्रॉपर चले गए, नहीं नहीं नहीं, रेस्टोरेंट। प्रॉपर पूरा रेस्टोरेंट बुक। रेस्टोरेंट भी ऐसा नहीं था नॉर्मल रेस्टोरेंट, ऐसा था कि बियर वगैरह जहाँ पे बनता है ना, वहाँ पे वो जो मटके बैरल्स। में बियर, तो ऐसे नल खोलो पूरा, ओके। पुराने पुराने। तो वो था, तो ब्यूटीफुल। और जब मूवीज जिसमें हम काम करते थे ना, उसका हॉल उसके लिए हमको मूवी शो होता था। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज में काम किया तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी पूरा दिखाएंगे वो लोग, ठीक है। और उसके लिए मुझे याद है हम लोगों ने जंगल बुक का जब शो हुआ था, स्क्रीनिंग हुआ था, एमपीसी खुद आईमैक्स फुल बुक था, फुल एमपीसी के लिए। तो ऐसा था कि कोई कहीं पे भी बैठो, 2 3 सीट लेके बैठो, और घर वाले भी इंक्लूड थे, ऐसा नहीं कि मतलब मैं family। खुद जाऊंगा, विद फैमिली। तेरे को टिकट चाहिए, तेरा कितने लोग हैं फैमिली में, तो पैसा उस टाइम भी इतना था एमपीसी के पास, भर भर के देता था। अभी तो पता नहीं क्या है, क्या बात अलग है। पहले था एमपीसी वाज लाइक ए गवर्नमेंट जॉब, अभी एमपीसी वो चीज़ नहीं है। अभी फ्रेशर्स के लिए बहुत सही है, जो न्यू कमर है उनके लिए सही है, आओ जाओ काम सीखो, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं होता है ना। 2 2.5 साल में कितना इंक्रीमेंट होगा आपका? अगर 10 15 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल, मतलब बढ़ गया स्केल, 2 हज़ार 2.5 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 8 हज़ार, वो भी मुश्किल से। बट उससे आप स्विच करोगे तो झटके में 15 हज़ार आपको इंक्रीमेंट बन जाए। तो भाई काफ़ी सारी वीएफएक्स इंडस्ट्री के बारे में बात हो गई, थोड़ा आपके यूट्यूब चैनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो तो मैंने तो कैसे और कब स्टार्ट किया, इसके पीछे रीज़न और गोल क्या था आपका स्टार्ट करने का? जैसे मैंने अभी वो शुरू में कहा था ना, 2017 में शुरू किया था विदाउट हैव एनी गोल, कुछ करना नहीं था ऐसे। लाइक ऐसा था कि हाँ, मेरे को ना एक पीपीटी रेडी करना था इंस्टीट्यूट में, स्टूडेंट्स जो आते थे ना भर्ती होने के लिए, उनको प्रेजेंटेशन दिखा के आप भर्ती हो जाओ ऐसा। तो उस प्रेजेंटेशन का जो नाम था, गेस करो क्या था, जो हेडलाइन था उस पर, नाम क्या था टाइटल का? भाई गेस करना तो मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं सिंपल है, वो वीएफएक्स फोन था उस टाइटल का नाम, ओके। ठीक है। तो और वो मैंने नहीं दिया था नाम, ओके। नॉट मी, वो नाम मैंने नहीं दिया था। वो मैं जहाँ से पीपीटी देख के बना रहा था, तो मैंने ऐसा सर्च किया कि वीएफएक्स रिलेटेड कंटेंट का पीपीटी, तो वैसा आता है वीएफएक्स फोन, ठीक है। सो पीपीटी बन गया, पीपीटी आज भी है मेरे पास, स्टिल डेट। तो वीएफएक्स वर्ल्ड नाम मिला मुझे वहाँ पे, बट ऐसा था कि वो इंस्टीट्यूट वाले मुझे कहे कि आप ना कुछ वीडियोस बनाओ, रिकॉर्ड करो, जो आप स्टूडेंट्स को दे सको, स्टूडेंट्स घर में जाके प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और वो बंगाली में बनाना पड़ता था। तो मैंने ना उस टाइम पे एंड्रू कैमर थे, वो जो आफ्टर इफेक्ट्स का गॉडफादर, एलिमेंट्स 3D का क्रिएटर, मैं उसको बहुत फॉलो करता था। तो अगर आप मेरे शुरू का वीडियोस देखोगे, मेरा स्टाइल उनके साथ था, हे व्हाट्स अप रजत सर फ्रॉम वीएफएक्स। तो ऐसा मैं ना करता था, थोड़ा कॉपी करता था, थोड़ा नहीं पूरा ही कॉपी कर लो। सो मैं सोचा कि विदाउट सॉरी मतलब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं से कुछ नहीं कर सकता, बट क्या मैं इस वीडियोस को यूट्यूब में डाल सकता हूँ? क्योंकि उस टाइम पे वीएफएक्स पे कंटेंट नहीं थे। तो पहले 2 वीडियोस चला बंगाली पे, चला नहीं, तो मैंने शुरू किया इंग्लिश पे था, इंग्लिश को 2 3 वीडियोस पे ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। अचानक एक दिन देखा एक वीडियो 10,000 व्यूज़, नहीं सॉरी 1000 व्यूज़, और 1000 व्यूज़ भाई साहब। तो मैं सोचा कि डालते आज 2024 हो गया, ठीक है।
अभी भी अगर मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते टिन दे मैं बनाऊंगा, नहीं आए नहीं आए डजंट मैटर। और रही बात जर्नी का यूट्यूब का, इसका जर्नी नहीं है, मतलब यूट्यूब ने मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसा दिया है जो कहना 1-2 पॉइंट्स पे ख़त्म नहीं होता है। जैसे शुरू करो, फर्स्ट आइडेंटिटी, इतना तो मैंने काम करके नहीं कमाया हूँ, इज्जत नाम जितना मैंने यूट्यूब से कमाया है। इंडस्ट्री में 85% से ऊपर लोग मुझे जानते हैं जो मैं नहीं जानता उनको। नीड हो गया, सुपरवाइजर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, सीनियर्स। मैं कभी उससे बात ही नहीं किया, बड़े बड़े कंपनी का सुपरवाइजर्स की, अरे तेरा कोर्स चालू हो रहा है, मेरा भतीजा ऐसे वैसे सिखा देगा या कैसा है वैसा, नॉर्मल टॉप। यूट्यूब ने मुझे इंग्लिश सिखाया, जितना मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ यूट्यूब की वजह से बोल लेता हूँ। यूट्यूब की वजह से मैंने बड़े बड़े क्रिएटर से बात किया। क्रिएटर मतलब मैं मतलब क्या कहते हैं, यूट्यूब क्रिएटर की बात नहीं करूँ मैं, अपने इंडस्ट्री का जो होता है ना मेजर लोग, एक्सपर्ट्स, स्टीव राइट सर। इंडिया में मैं ही हूँ शायद पहली बार जो कोई यूट्यूबर है जो 2 बार पॉडकास्ट लिया है उनका। और कि वो ऐसा है कि लाइक रजत पॉडकास्ट के लिए बोलना तो हाँ ही बोलना पड़ेगा, और मुझसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर सकेंगे। देखो मूवीज़ में नाम जब निकला ना, वो हॉल पे दिखे चला गया, पॉज करके तो हॉल में नहीं, अरे वो देख मेरा नाम है। और जब नाम चलता है गिने चुने लोग रहते हैं, ठीक है। बिलीव करो अभी भी जब हम थिएटर के एंड में बैठे रहते हैं, क्रेडिट्स आएगा देखेंगे, तो सपोज बाजू में 4-5 लोग हैं, वो भी ऐसे बैठे शायद पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए। तो जब मेरा नाम आ रहा है ऐसे, मैं सपोज मेरी मम्मी को जस्ट वो देख भाई मेरा नाम, बाजू वाला देखेगा, ठीक। बट यूट्यूब में ऐसा है कि अगर आप एक यूट्यूबर हो, अरे भाई आपका वीडियो देखा है मैंने, अरे आपका वीडियो बहुत सही लगता है, ठीक है। तो अजीब है चीज़ें, ये होना नहीं चाहिए, होना उल्टा होना चाहिए। भाई आपने मूवी में काम किया क्या, अरे भाई क्या सही मूवी है, अरे आपका नाम आया मूवी में, यूट्यूबर, अच्छा ठीक है, हाँ देखा है आपको यूट्यूब वीडियोज़ में। तो लोगों का फेम चेंज हो गया देखने का, लोगों का देखने का नज़रिया इतना बदल गया है ना। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया भाई अभी तो पूरा। एक यूट्यूबर को जितना मतलब वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट, या जो भी है रिस्पेक्ट तो सबको देना चाहिए, मतलब एक यूट्यूबर को जितना हाइप मिलता है ना, उतना हाइप अगर नॉर्मल लोगों को मिलने लगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। देखो मेरा 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, व्यूज़ कितना थे 4-5 हज़ार। तो मैं ये पूछता हूँ, तो बाकी 1,40,000 लोग कहाँ गए, क्यों सब्सक्राइब किया? आई डोंट हैव एनी आंसर। और जो एनालिटिक्स होता है वहाँ पे ये दिखाता है जो नॉन सब्सक्राइबर्स है उसी से व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो लोग बोलेगा तेरे कंटेंट में दम नहीं रहा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था, तो मैंने बोला आपका कंटेंट बोल रहा है बोरिंग हो रहा है, आपके कंटेंट में दम नहीं रहा। अब एक बात बताओ, मैं नाचने लगूँ, कॉमेडी जोक्स क्रैक करने लगूँ, तुमको एंटरटेन करने के लिए एजुकेशनल वीडियो बोरिंग ही होता है, लंबा वीडियोस होता है। तुमको अगर सीखना है तो बोरिंग चीज, अगर एक मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो यूट्यूब वीडियो से, क्या वो नाच के मैथमेटिक्स सिखाएंगे या गाना गा के? वो मूवीज़ में होता है कि आप गाने के थ्रू पढ़ाई कर लिए एकदम फास्ट हो गया, मूवी में होता है ग्रो अप, रियलिटी अलग है। अगर आपको जेन्युइन नॉलेज चाहिए तो वीडियो के बैकग्राउंड में ऑडियो नहीं होगा, मतलब बीजीएम नहीं होगा। भाई अभी क्या है कि लोग अपने काम वाम से परेशान हो जाते हैं, उनको आजकल वैसे देखा जाए ना तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो वैसे भी कम ही चल रही है। लोग आजकल स्वाइप रील इनमें ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं कि क्यों टाइम वेस्ट करें। आपको रोक के रखना है। 3 सेकंड का रील में क्या आ रहा है, अभी आना है टीप ऐसे बसता है, रील खत्म। या वो भी नया आया ना, क्या चीन टपाक डम डम, अरे भाई क्या अभी वो बीच में बदोबदी भी कितना चल रहा था। वो मतलब लोगों को अब यही देखना है, सही बताऊं तो मतलब रिलैक्स होने के लिए देखते हैं। बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो नॉलेज के लिए शाम को अपने थके हार के आते हैं, जो भी जॉब से या काम से, वो नॉलेज के लिए यूट्यूब खोलते हैं। तो भाई आपके चैनल पे आप है ना कौन कौन से टाइप का कंटेंट डालते हो, एक बार ऑडियंस को वो भी बता दो, क्लियर हो जाए। पहले तो मैं मल्टीपल कंटेंट डालता हूँ। शुरू में डालता था न्यूक सिलाउट का कंपोजिटिंग बेस्ड, फिर वो बंद कर दिया बिकॉज प्रोडक्शन हाउस में काम करने के चक्कर में क्या होता है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ज़्यादा नहीं बना सकते, तो वो थोड़ा है। सो वो हैक है। अभी मोस्टली मैं ब्लेंडर का बनाता हूँ बिकॉज वही पब्लिक को वही चाहिए, बट उसमें भी मैं ऐसा बनाता हूँ जो काम में है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के दे देता हूँ। तो आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, न्यूक सिलाउट, एक होता है मेरा सीरीज़ मन की बात, जहाँ पे मैं एक होता है ना काइंड ऑफ 1 पॉडकास्ट ऐसे शूट करता हूँ जो न्यूज़ है मार्केट में चल रहा है, वी अप टू डेट करना खुद को, दोस्तों को, वैसा कंटेंट। और अनरियल का डालता हूँ। अभी अनरियल का VFX वर्ल्ड में बंद किया है बिकॉज अनरियल का मेजर ऑडियंस US बेस्ड है, इंडिया में उतना नहीं। तो इंग्लिश चैनल एक है VFX वर्ल्ड का, ऑपोजिट वर्ल्ड ऑफ VFX, ठीक है।
हालांकि दोनों का मीनिंग ही सेम ही है। तो उस चैनल में इंग्लिश वीडियोस डालता हूँ, उसमें भी सेम मल्टी कंटेंट आता है बट वो इंग्लिश में आता है और यहाँ पे हिंदी में आता है। भाई यही। आपके जो ये ट्रांजिशन है VFX आर्टिस्ट टू कंटेंट क्रिएटर, बोल सकते हैं आप कंटेंट क्रिएटर हो हाँ। क्योंकि आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो आप ये लाइफ कैसे बैलेंस करते हो कंटेंट क्रिएटर की और VFX आर्टिस्ट की जॉब, फुल टाइम जो जॉब है? बहुत difficult बिकॉज है। मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे 2 चैनल है और मैं भी VFX आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा काम होता है। ये एक तरह से प्रॉपर फील्ड है यूट्यूब भी, इसमें भी डेडिकेटेड उतने ही आवर्स देने होते हैं जितना एक फुल टाइम जॉब में देते हो। ये तो मतलब क्या ही बताऊँ, दिक्कत तो बहुत है। मतलब ऑफिस करो, मैं शिफ्ट टाइमिंग बता रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, ऑफिस है 7 बजे से, तो निकल के ऑफिस जाता हूँ, 4 बजे शिफ्ट ख़त्म होता है। कभी कभी अगर काम ज़्यादा है तो एक्सटेंड करना पड़ता है। घर आया, वापस आया घर, आके जाता हूँ 6 बजे जिम, 7:30 तक जिम करता हूँ। मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, सो आई हैव टू कुक, खुद ही घर साफ़ करना, सब कुछ खुद ही करना लगता हूँ। तो इन द मीन टाइम अगर शाम पे कोई क्लासेस है तो वो लेता हूँ 7-8 बजे। इन द मीन टाइम खाना बनाता हूँ, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई हैव टू कुक, मुझे रोटी बनाना है, ठीक है। सो मैं एक नॉर्मल फैमिली मैन हूँ, बट वही है कि मैं अपना हर चीज़ स्केड्यूलिंग करके रखा हूँ कि अगर ये 8 बजे है तो 8 बजे ही होगा। अगर मुझे 11 बजे सोना है तो मुझे 11 बजे ही सोऊंगा। वो 11 मतलब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपको किसी भी चीज़ को कंटिन्यू डेली रूटीन में डालना है देन टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी ग्रेट। अगर आपको, हाँ बहुत जरूरी। झूठ नहीं बोलूँगा, कल ही हुआ, 6 बजे घर आया ऑफिस से, जिम नहीं जा पाया। सो आई वाज लाइक कि मेरे साथ होता है ना कि मन बोल रहा है कंप्यूटर खोल काम कर, लेकिन बॉडी रिएक्ट कर रहा है कि मत कर, चिल कर। कल मैं बैठा, मूवी देखा, जस्ट 9 बजे उठा, खाना बनाया, वो भी आराम से अकेला खाना खाया, फिर मूवी देखा, 11 बजे सो गया। मैं पूरा हफ्ते घर आता हूँ, डेली मेरे को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा काम करने के लिए। उसमें मैं अपना ट्यूटोरियल या जो भी काम है अपना यूट्यूब का वो R&D करता हूँ। जब एक प्रॉमिसिंग आउटपुट आए देन उसको मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, रिक्रिएट फिर से, ठीक है। तो लोग बोलेगा जब तू बना रहा है तब रिकॉर्ड कर। तो मेरे साथ कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर प्लान करके बैठा, नहीं, इसको रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा ताकि मैं बाद में बस वॉइस ओवर डाल दूँ, डन। रिकॉर्ड ऑन करके जब करूँगा ना, मेरे से वो पता नहीं वीडियो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले मैं बनाता हूँ, इसको रेडी करता हूँ, देन ट्यूटोरियल के लिए रिक्रिएट। जैसे अभी कल छुट्टी है तो मैं कल एक रिकॉर्ड करूँगा, बट वो ये हफ्ते रिलीज़ नहीं करूँगा बिकॉज एडिटिंग पे भी ध्यान देना है मुझे। एडिटिंग ऐसा चीज़ है जो आपके ऑडियंस को बांध के रखता है या आपके ऑडियंस को छोड़ देता है, सिंपल सी चीज़ है। तो एडिटिंग पे थोड़ा मुझे ध्यान देना है। सो आई वाज लाइक कि अभी थोड़ा गैप ले लेके वीडियो बनाऊंगा, महीने में 2 ही वीडियो आएगा, बट वो क्वालिटी कंटेंट आएगा। जैसे लास्ट वीडियो आया, लोगों का कमेंट्स मैंने पढ़ा, लोगों के कमेंट्स पे लिटरली लोग ये लिख रहे थे कि भाई यू आर बैक, आपसे ऐसा ही कंटेंट हम चाह रहे हैं। सो 1-2 कमेंट नहीं, 99% कमेंट्स ऐसे थे, 1-2 कमेंट्स तो होता ही रहता है, ठीक है उस पर तो। बट मैं बहुत डरा हुआ था लास्ट वीडियो लेके, एंड लास्ट वीडियो मेरे एक्सपेक्टेशंस ऐसा था कि अगर ये नहीं चला तो ख़त्म। तो वो चलना ही था वो वीडियो। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा चला मतलब मिलियंस पे व्यूज़ है, लाखों पे व्यूज़ है। माई एक्सपेक्टेशंस भाई 10-15 हज़ार भी व्यूज़ आने चाहिए, या फिर 5,000 तो मिनिमम आना चाहिए इनिशियल 1 हफ्ते के अंदर, जबकि वो 3 दिन में आ जाए। वही बात है कि एक वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है उसकी, मतलब स्टार्ट करे बेसिक फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, वीडियो में बोलना, कितने सारे टेक्स होते हैं, फिर एडिटिंग तो एडिटिंग बहुत है, सबसे कहाँ मेन रखना है, बात, कितना रखना बहुत। है। और भी मैंने वो तो भाई बोलो। एडिटिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ लेते प्रीमियर हो प्रो, फिर? जब कभी भी ट्रैवल करता हूँ तो मैकबुक में दोस्त, मतलब फाइनल कट। तो भाई अपन ने एक बार बिहाइंड द कैमरा बात की थी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को लेके, कैपकट वगैरह के लिए आप कुछ बोल रहे थे कि काफ़ी सारे हाँ, वो मिथ्स है। लोगों का तो ऐसा है कि सर क्या काइन मास्टर, किडे मास्टर, सर उस पर हाँ उस पर एडिटिंग सिखाओ ना, उस पर VFX सिखाओ ना। और सबसे मतलब मज़ेदार बात ये है, यूट्यूब में जाओगे, अगर आप लिखोगे किन काइन मास्टर या कैपकट VFX, मिलियंस पे व्यूज़, मिलियन में व्यूज़ है उस पर। आप जाओ जाकर लिखो VFX ट्यूटोरियल्स, लाखों में व्यूज़ होगा, मुश्किल से 4-5 चैनल्स है। मेरा भी 1-2 वीडियोस गया है, लेकिन काइन मास्टर में भाई साहब मिलियंस फॉर व्यूज़। क्यों? क्योंकि उनका ऑडियंस उसी जगह से आता है जो फ़ोन में ही सब करेंगे। वही जो मिथ की बात कर रहे थे आप कैपकट को लेके कुछ।
मिथ इज लाइक कि लोगों को लगता है कि VFX मतलब यही है, लाइक इसी के सॉफ्टवेयर पे VFX होता है, यही है VFX सॉफ्टवेयर। क्योंकि प्रमोशन भी वैसे ही होता है ना कि अगर आप इनका जो एड्स आते हैं ना इंस्टा पे, आप देखोगे ऐसे प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं जो सच में लगेगा कि हाँ भाई ये तो फ़ोन में हो सकता है, फालतू का तो ये सब चीज़ें सीखो। बट जब आप करने जाओगे ना, दो चीज़ें होगा। पहले बोलेगा प्रीमियम परचेस करो। जब आप प्रीमियम परचेस करोगे तब पता चला जो दिखा रहा था वो तो नहीं रहा। भाई अगर इतना इजी होता वो आप समझ रहे हो ना, इतना इजी होता वो एक सॉफ्टवेयर फ़ोन में, वो VFX बना दिया, जो कैरेक्टर रिमूव कर दिया, ये भाई इतना पॉसिबल नहीं है। तो भाई मिथ ऐसा है कि मत करो ये सब चीज़ें यूज़। एड से वो ये ना लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती लोगों के है। एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फ़र्क भूल जाते हैं, मतलब डिफरेंस भूल जाते हैं लोग। देखो एक है ना हमारे किसी भी जॉब इंडस्ट्री में HR पूछता है कि व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है। फ्रेशर्स पता क्या बोलेंगे, 15 बोलूँ, 20,000 बोलूँ, नहीं बोलना है तो जॉब नहीं देगा। 10,000 मैम, 10,000 या 12,000। अब वो सपोज सोच के बैठी है कि 20,000 मांगेगा, मैं नेगोशिएट करके उसको 18 में डन करूँगा। जैसे वो बोला 10,000, हाँ ओके डन। तो आपको मन में सब उस टाइम लगा इस थोड़ा सा अगर मैं 15,000 बोल देता तो बेसिकली द पॉइंट इज इस बोलने का, उसने आपसे पूछा आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, मांगो ना 1 लाख, बोलेगा तो बोला आपने पूछा ना एक्सपेक्टेड सैलरी। मेरे एक्सपेक्टेशंस तो मेरा कंपनी खरीदने का है, ठीक है। मैं लिटरली बोला था, मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बता रहा हूँ। मेरा जब रिसेंट जो लास्ट कंपनी अभी जो काम पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे जब मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा था एक्सपेक्टेड सैलरी, तो मैंने लमसम अमाउंट मांगा था, लमसम। तो हालांकि उसने उतना कम नहीं किया था, बट उतना दिया भी नहीं था, ऑब्वियसली नहीं देगा। बट मांगने में क्या जाता है, सही बात है। मांगने में क्या जाता है, क्या पता मिल जाए। नहीं क्या पता मिल जाए, और सच में कभी कभी मिल भी जाता है। क्योंकि जब कभी कभी होता है ना, रिक्वायरमेंट्स इतने होते हैं ना, उनके पास भी होता है कि या तो एक ही लो, अच्छा लो, और उसके लिए आपके पीछे बैक एंड में आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। कि भाई जैसे अगर मैं कहीं पे अप्लाई करूँ, जैसे मेरे जितने दोस्त है, जितने मुझे ऐसा नहीं कि वो दोस्ती यारी वाला बात नहीं कर रहा हूँ, पहले नोट डाउन कर लो, दोस्ती यारी वाला बात नहीं कि यार मेरा दोस्त इसको मिल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें नॉलेज है तो इसको लेना ही पड़ेगा। भाई मुझे ये आर्टिस्ट चाहिए, ये दोस्त वोस्त उसका बात नहीं, ये मुझे चाहिए। तो HR के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप कुछ ज़्यादा ही मांग ले रहे हो तो फिर बात अलग है, फिर HR बोलेगी कि आपसे थोड़ा देर मैं बात कॉल करूँगा, फिर नेगोशिएट करेंगे या दोस्तों से आपको बात कराएंगे। बट अगर 5-6 हज़ार 5-10 हज़ार का अप डाउन हो रहा है तो 2-3 हज़ार डाउन करके डाउन कर देगा, ठीक है। तो अगर सपोज उसका प्लानिंग था आपको 50,000 देने का और आप मांग चुके हो 80, शायद 75 में डन कर दे, तो कहाँ 50 नेगोशिएट करके होता 45, कहाँ आपको मिल रहा है 75। पॉइंट समझ रहे, एक कैलकुलेशंस बताए, हालांकि ऐसा होता नहीं है बट इससे ज़्यादा भी होता है। इंडस्ट्री में भी सैलरी लोगों का लाखों के ऊपर है, 1,00,000-2 लाख के ऊपर भी है सैलरी। ऑब्वियसली सीनियर आर्टिस्ट लेवल पे नहीं, आर्टिस्ट लेवल पे मैक्सिमम जाएगा 1-20 के अराउंड, उसके आगे नहीं जाएगा। फिर आपको नीड स्विच करना पड़ेगा ऑब्वियसली अभी, और ये कोविड के बाद हुआ, अभी तो स्ट्राइक के बाद शायद और भी बढ़े। तो चलो भाई, बहुत लंबा चला ये वाला सेगमेंट अपना, एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें डिटेल में डिस्कस करी, काफ़ी सारे मिथ्स भी क्लियर हुए इससे। तो इस सेगमेंट को अब यहीं ख़त्म करते हैं। सो रजत, मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है पर्सनल लाइफ और इनसाइट्स। तो इसमें बात करते हैं कि अगर आज के टाइम में आप एक यूट्यूबर हो और किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी भी टाइप का कंटेंट क्रिएटर, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि करना चाहिए यूट्यूब को एज ए करियर सोचना चाहिए कि नहीं? देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप पहले से व्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो बात अलग है। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे पूरा लाइफ फोकस कर लिए, बट उसके लिए दम चाहिए। अगर है तो गो फॉर इट, बट अगर आपको एक स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए देन जॉब जरूरी है, या तो बिजनेस करो, साइड बाय साइड करना। तो ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि यूट्यूब के भरोसे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, पहले था ना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अभी यूट्यूबर बनना है। रीज़न पूछोगे, फेम चाहिए या पैसा चाहिए, तो वो सोच के मत आओ यूट्यूब पे। किसी चीज़ को डिलीवर करना है, लोगों के पास पहुंचना है, किसी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर कि आपका अगर प्रोडक्ट है, जैसे मेरा ट्यूटोरियल है या मेरा कोर्स है, तो एक रीज़न है, या आपके पास अगर सच में कुछ यूनिक चीज़ है जो आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हो, देन कम इन यूट्यूब, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। यूट्यूब इज़ नॉट फॉर यू, यूट्यूब इज़ नॉट फॉर अर्निंग मनी, वो सोच के मत आओ।
सोचोगे तो खत्म। मेरे पास लोग आते हैं, भाई कितना पैसा मिलता है यूट्यूब से, पहला क्वेश्चन। अच्छा इतना, ऑब्वियसली मैं झूठ बोलता हूँ, तो मुझे लगता है लाखों में मिलता है। मैंने कहा सच बता, अगर लाखों में मिलता है तो क्या यहाँ काम कर रहा होता? नहीं ना, घर बैठा रहता। नहीं, क्यों 9 to 5 यहाँ पे बैठ के अपना तबीयत खराब करता, मैं कुछ और कर लेता। लाखों तो मेरी सैलरी भी नहीं है। मतलब वही। अगर जब तक आप ऑडियंस को कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो यूट्यूब पे, तो मतलब कोई सेंस नहीं है अगर आपको यूट्यूब के हाँ पैसे के लिए आना है तो भाई अभी ना एआई भी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, स्पेशली हैं। अपनी इंडस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और उसकी वजह से काफ़ी डर का माहौल भी बन चुका है अगर हैं। देखा जाए तो, कि हाँ। जॉब खा जाएगा। हाँ। ऑलरेडी अभी रिसेशन चला है और काफ़ी सर्कमस्टेंसेज जो भी हुए हैं, हाँ, अब हैं। स्ट्राइक वगैरह उसके लिए बात करेंगे अपन। हैं। तो ये डर का माहौल जो एआई को लेके है वो लोगों का सही है? अगर गलत है तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब कुछ क्लियर करो इस पे। देखो, मैं भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर किसी ने नहीं दिया था। बट एक बात तो कंफर्म है, जब कुछ चीज़ आया है, कोई चीज़ आया है मार्केट में, वो यूज़ तो होगा। इंडस्ट्री में पहले भी बहुत सारे ऐसे टाइम आया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुआ है, इंडस्ट्री उसको लिया है। ये शायद बहुत ज़्यादा है, बट एआई कभी इंसान को रिप्लेस इसीलिए नहीं कर सकता। मैंने रिसेंटली, मेरा एक जिम में एक बंदा है, वो एआई पे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, तो मैंने उसको पूछा था कि भाई क्या लगता है, तो बोलता है मैं एआई का वो खुद कह रहा हूँ कि एआई कभी नहीं कर सकता। कितना भी एडवांस क्यों ना बना दो, हमारे गवर्नमेंट्स, अभी रिसेंटली जो बजट पेश हुआ था, वहाँ पे एक बजट के एक दिन पहले ना एक बुक पब्लिश होता है, एक कुछ पेजेस का, एक दिन पहले। तो वो बुक में एक सेगमेंट है एआई को लेके, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है एआई विल बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर ऑल ह्यूमंस, बिकॉज इतने सारे जॉबलेस इंसान घूमने वाले, उसके वजह से रिसेशन इतना आएगा कि देश का बहुत सारी चीज़ें टगमगा जाएगा। नॉट ओनली आवर वीएफएक्स इंडस्ट्री, लोगों को लगता है सिर्फ वीएफएक्स फील्ड में एआई ना, जिस जिस जगह पे कंप्यूटराइज्ड है वहाँ वहाँ एआई है। अभी जो डेटा एनालिसिस्ट होते, जो जिसका काम ही एक्सेल शीट मेंटेन करना, उनका तो पहला है। देन फोटोशॉप वगैरह जो लोग करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या सच में रिप्लेस करते क्या? पहले क्या होता था, 10 आर्टिस्ट में से 2-3 आर्टिस्ट बिलो एवरेज होता था, तो बिलो एवरेज आर्टिस्ट का लाइफ खतरे में, तब क्या करते थे, रख देते थे। अभी कंपनी सब बोलेगा कि भाई ये क्यों रखो बिलो एवरेज, उनको भी 2-3 हज़ार क्यों पेयर करो। सिंपल है ना, अगर उनका काम एआई करके दे रहा है, उनसे काम के ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल जा रहा है ये लोग, उनको थोड़ा रिफाइन करने के लिए, तो वही करेंगे। तो जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते, उनका जॉब तो पहले जाएगा, ये तो लिख के दे दो। बाकी जो लोग हमेशा खुद को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि एआई को चलाने के लिए भी लोग चाहिए। ठीक है, अभी आने वाले 20 साल तक तो कुछ है नहीं, अभी पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, बट इतना तो है, गवर्नमेंट अपना इतना स्ट्रांग तो है कि ये चीज़ हमारे फील्ड में से जो नहीं आया है, ये चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में आया है, जैसे कोविड जैसा वैसा ही। तो अगर ये इंडस्ट्री कोलैप्स करता है तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री पहले कोलैप्स करेगा, वीएफएक्स तो बहुत बाद में आएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे वही तो जहाँ पे मिनिमल काम होता है ना, टाइपिंग हो गया, ट्रेन का टिकट्स भी होता है ना, उस पर भी यही आ सकता है। आप जाओ, वो छोड़ो, एटीएम काउंटर आया, एटीएम काउंटर में भी लोग जाते पैसा उठाने के लिए, डिपॉजिट स्लिप दे के, जैसे सॉरी विड्रॉल जैसे चेक वगैरह दे के भी लोग उठाते पैसा। तो ऐसा इसका मतलब क्या है कि मतलब एटीएम काउंटर ही बचा है, बैंक में सिर्फ नॉर्मल काम होता है, लोन वगैरह नहीं ना। तो पॉइंट इज़ यही हर जगह है, हम कैसे उसको यूज़ करेंगे और गवर्नमेंट कैसे उसको लेता है, वो आने वाला टाइम में बताएगा। इस पर मतलब स्टैंप लगा के मैं ये नहीं बता सकते कि यही होगा। मतलब एज ए टूल इसको यूज ले सकते हो, हाँ, ये कि आपका स्ट्राइक काम थोड़ा आसान करे, टाइम बचा सके। हाँ, ये स्ट्राइक हुआ क्यों? ये स्ट्राइक इसीलिए हुआ ना, ताकि ये चीज़ डिले हो जाए और यूज़ ना हो, और होगा भी तो जॉब सिक्योरिटी रहे। एआई यूज़ करो, लेकिन हमको हमारा स्टेक दे दो। इसकी मेन पैसा एंड ऑफ द डे इज मनी, सब वहीं पे अटका पड़ा हुआ है। रजत, जैसे अपन ने इस पॉडकास्ट में काफ़ी बार स्ट्राइक को लेके बात की है, स्ट्राइक बताइए, काफ़ी बार टॉपिक ये छिड़ा है, तो अब इसी पे बात कर लेते कि पहले यूएस कनाडा में वहाँ पे रिसेशन आया, फिर राइटर्स स्ट्राइक आई। तो जिन लोगों को नहीं पता राइटर्स स्ट्राइक, तो वीएफएक्स इंडस्ट्री के इतिहास में लास्ट ईयर एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक हुई थी,
जो पूरी 1 साल तक चली थी और उन्होंने की थी राइटर्स ने, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडियोज़ वगैरह को इम्पैक्ट पड़ा, बंद तक हो गए, काफ़ी लोगों की जॉब तक चली गई। तो इसके ऊपर भाई पूरा डिटेल में बताओ कि क्यों ये स्ट्राइक हुई, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्या डिमांड्स थी राइटर की, एक बार पूरा डिटेल में बताओ। सच बताओ उतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जितना पढ़ा था उतना ही है मेरे वीडियो में कवर किया है। राइटर स्ट्राइक का मेन वही था कि राइटर्स का वो लोग ये बोल रहे थे कि आप बस एक आइडिया दे दो, हम ये ऐसे स्टोरी लिख लेंगे, और जब सैलरी मिलता था उससे करोड़ों कमाते थे। कुछ पॉइंट्स उनका बहुत बेकार था कि कंपनी का शेयर भी जैसे हमको दो, तो वो लोग बोल रहे थे जब फ्लॉप होता है मूवी तब आप आते हो शेयर वापस करने के लिए, नहीं ना, तब तो आप तो आपका पैसा लेके चले जाते हो, प्रोडक्शन हाउस तो ही देता है। तो वो एक बेकार पॉइंट मुझे लगा था। बाकी कि गवर्नमेंट जॉब जैसा छुट्टी चाहिए, ये इतना छुट्टी चाहिए, आपको ब्रेक्स चाहिए, तो भाई तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ, प्राइवेट जॉब में तो ऐसा ही होता है। तो एक दो पॉइंट छोड़ के मुझे ऐसा लगा था कि बाकी पॉइंट्स मेनली उन लोग एआई पे फोकस थे, बट फोकस शिफ्ट हो गया बाद में बहुत। तो भाई इतना लंबा चलना उसका रीज़न वो कुछ वही पता है इसके कि बारे में? मान नहीं रहे थे वो लोग, उनको लगा था कि कितने दिन चलेगा, उनके पास देखो बहुत पैसा है। अगर ये इंडिया में होता 2 दिन में, अभी पता है कि नहीं आपको पता नहीं, बंगाल में जो अपने टॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो बंगाल इंडस्ट्री, वहाँ पे भी ऐसे स्ट्राइक हुआ था 2 दिन पहले। पहले दिन रात को हुआ, अगले दिन पूरा दिन चला, अगले दिन खत्म हो गया। अभी रिसेंटली गेमिंग में भी हो गया वापस। वो चला जाएगा, पता है, बेकार है। इंडिया का एक माइनस पॉइंट है कि इंडिया अभी भी, कल 15 अगस्त है, फिर मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे है, बट हम क्या सच में वो है? हम अभी भी उन पर इतना डिपेंडेंट है कि अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। सो इसीलिए जब ये स्ट्राइक उठ गया, इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री एक स्टेट है, वो बहुत सही है कि अब हम खुद का काम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे भी क्या हो रहा है, जो उधर का कंपनी कोलैप्स हो रहा था, इंडिया उसको खरीद लिए। माई कंपनी बेसिकली फ्लाई OOU, वन ऑफ अस, जो बिगेस्ट कंपनी है, उसका 70% खरीद ली, तो 51% में कंपनी का मालिक बन जाते हैं। तो 70% मतलब यार मालिक, यार ओनर्स। तो टेक्निकली अब इंडिया में बैठ के OOU का काम कर रहे हो, या फिर आप OOU वन ऑफ अस का ही आर्टिस्ट हो। पॉइंट समझ ली? सो ऐसे नॉट ओनली हमारा बेसिकली फ्लाई, ऐसे 2-4 कंपनी और भी है जो बाहर का कंपनी खरीद लिए है कि भाई उससे नहीं हो रहा है, हम कर लेंगे, बस तुम अपना क्लाइंट्स दे दो हमको। तभी क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट्स हमारा प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। सो इसका बेनिफिट ये है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया में बैठ के बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते। पॉइंट्स होता है इंडिया का GDP, इंडिया का इस पे पैसा बढ़ रहा है, तो अगर कंपनी ग्रो कर रहा है तो आर्टिस्ट भी ग्रो करेगी। कंपनी अकेला ग्रो नहीं करता, काम भी आ रहा है। अभी हमारे पास इतना प्रेशर है, कंपनी कहा गया है कि आने वाले 2 महीने में छुट्टियाँ नहीं मिल सकता, तो जो लेना है अभी ले लो। तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत, मतलब अभी अनाउंसमेंट देखा है D23 का। किसका? D23 जो डिज्नी का अनाउंसमेंट्स हुआ, इतने हाँ सारे हाँ, मूवीज डिज्नी का। का, हाँ, एवेटार 3 वगैरह काफ़ी। तो अवतार का तो काम बहुत पहले से चल रहा था, तो बीच में रुक गया था, ठीक है। वो तो कुछ मूवीज़ का काम पहले ख़त्म हो चुका था, वो अब रिलीज़ कर रहे हैं। बट जो अभी शूटिंग शुरू हुआ है, जैसे डॉक्टर डू, फैंटास्टिक फोर, इनका शूटिंग अब शुरू हुआ है, तो प्रोजेक्ट्स कहाँ काम तो जाएंगे? है, तो काम तो पहले आएगा। ये होगा क्यों काम नहीं आ रहा है, शूटिंग हो रहा है, प्रोजेक्ट्स जा रहा है कंपनी के पास, अभी सब कंपनी के पास काम नहीं है, तो कोई भी कंपनी उठा रही है। तो पहले क्या था ना, हर कंपनी के पास काम होता था हमेशा, फैक्ट अप, हमेशा जो खाली होता था वो उठाता था, ठीक है। अभी क्या, हर कोई खाली है, तो वो होता है ना कि पानी हर घड़े में खाली है, तो जब एक जगह से पानी गिरेगा तो पहले भरते भरते जब सब ओवरफ्लो होगा, फिर जो नया मटका आएगा वो पहले भरेगा। ऐसा देखो, मुझे इतना लगता है 2025 के एंड तक ये इंडस्ट्री बूम, एक मैसिव बूम होगा इंडस्ट्री का, ठीक है। ये साल तो चलेगा, ऐसा ही चलेगा, ये साल ऐसा ही चलेगा, बट ओपनिंग तो शुरू हो चुका है। तो भाई जैसे किसी फ्रेशर को, मतलब कोई जानता नहीं है इस इंडस्ट्री को और वो आना चाहते हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? और उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि पैसा है क्या इस इंडस्ट्री में? मैं तो बोलूँगा ऐसा सोचो तो मत ही आओ इंडस्ट्री से, एक रिसोर्स मत खाओ, तुम्हारे जगह कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर ऐसा सोच रहे हो तो मत आओ। बाकी अगर कभी कोई होता है, लोग सोच के भी अच्छा आर्टिस्ट निकल जाता है, वो एक रेयर केस सिनेरियो है, वो बात अलग है, बट अगर ऐसा है तो मत आओ। बट उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री में आना हो? कि पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी? वेरी इंपॉर्टेंट, शोरील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CV अच्छा होना चाहिए, एंड सबसे मेजर ये आपका नॉलेज, जहाँ से भी सीख रहे हो गुड नॉलेज की ज़रूरत है।
क्योंकि आज कंपटीशन इतना बढ़ गया ना। पहले क्या होता था, अब जब टेस्ट देने जाते थे 4-5 लोग जाते थे टेस्ट देने, अब देखिए लाखों पे रिज्यूमे जमा होते हैं, लाखों में, हर किसी को जॉब चाहिए ना। अब ये चीज़ है, वही तो बोल रहा हूँ, ये रिसेशन ख़त्म होने में लग जाएगा टाइम। चलो भाई, बढ़िया था ये सेगमेंट भी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली ऑडियंस को जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है उनको। एंड इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं और मूव होते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, रॉ एंड रियल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी अभी लेटेस्ट वीडियो आई थी एक, आई क्विट, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? कि व्यूज़ ही है उसके पीछे का रीज़न, या क्या था? वो तो मैंने उस पर बताया था, हैक हुआ था, तो हैक होने के बाद चैनल डाउन हो जाता है। और बाकी वही अभी कुछ देर पहले भी बताया, लोगों को मज़ा नहीं दे पा रहा हूँ मैं, तो मैं डांस वांस तो करूँगा नहीं। बाकी हाँ, व्यूज़ नहीं आ रहा है तो देखो मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ पे। लोगों ने भी 1-2 चीज़ें पॉइंट आउट करा है जो सच है, कि क्वालिटी कंटेंट नहीं आ रहा है। अब क्वालिटी कंटेंट मतलब उनको ऐसा चाहिए कि जो थोड़ा सा ना डिटेल में समझाएं। सभी मैं वही सी चीज़ पे एक बार, अभी वही है कि अभी R&D फेज में चला गया हूँ, 3 महीने 4 महीने बफर टाइम रखा हूँ। उसमें से जो आने वाले हर वीडियोज़ मतलब डिसेंट लेवल कैसे व्यूज़ आ रहे हैं, जो अभी लास्ट वीडियो में आया वैसा अगर अच्छा व्यूज़ आ रहा है देन ये चैनल रहेगा, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज दिस चैनल। और इंग्लिश चैनल में कंटिन्यू रहेगा। इंग्लिश चैनल में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो नया चैनल है, उसमें मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। और एक चीज़ है, ऑडियंस का होता है कि अगर मैं भी एक यूट्यूब व्यूअर हूँ, कल को अगर मैं किसी व्लॉगर का चैनल व्यू करता था तो आज नहीं करता, किसी और का चैनल व्यू करता। बट ऐसा नहीं है कि जब उसका वीडियोज़ आता है क्या बेकार बना, कभी कभी देख भी लेता, तो वो लोग भी वैसे कभी कभी देख लेते, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट भी शिफ्ट होता है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। बट एडुकेशन है ना, एडुकेशन पे शिफ्ट होना थोड़ा सा बुरा तो लगता है। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में शिफ्ट होना मान सकते कि अभी पहले से एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, बट एडुकेशन इज ऑलवेज एडुकेशन। भले वो मैथमेटिक्स कितना बोरिंग क्यों ना वो मैथमेटिक्स ही है, या वो ट्यूटोरियल कितना बोरिंग क्यों ना वो ट्यूटोरियल है, अल्टीमेटली उसके अंदर नॉलेज है। भाई वीडियो से रिलेटेड ही बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आपको ऐसी वीडियो लगती है कि मैंने इस पर इतनी मेहनत करी एंड वो ही नहीं सारे चली? वीडियो सारे नहीं सारे वीडियो नहीं सारे- चले? नहीं मतलब सारे वीडियो में ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत, कुछ आप तो कुछ होगी को- कोई को- तो स्पेशल कि बहुत मेहनत करी थी, कि एक्सपेक्टेशन भी था और वो ही नहीं चली। देखो ऐसा तो नहीं, मेरा हर वीडियो बहुत व्यूज़ लाता है, 1-2 वीडियो डाउन जाता है, और हर वीडियो में ऑन एवरेज कम व्यूज़ आते हैं, 1-2 वीडियो चल जाता है, तो उस पर तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, उसमें चला जाता है। ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो में मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, उस पर चला गया लाखों पे व्यूज़, ठीक है। बट रिसेंट टाइम में बात करें, हाँ एक है रिसेंट, देखोगे एक ग्रिबल सिटी नाम से एक है, आउटपुट 1 नंबर आउटपुट है, मुझे पता है, ठीक है, और वो फ्री भी है, फिर भी नहीं चले, क्योंकि ऑडियंस जब वॉच टाइम देखते हैं ना, ऑडियंस खुल के स्टिप, तो वहीं पे ये चीज़ें मार खा जाता है। अगर वो 10 सेकंड भी देख लिया ना, वीडियो चल जाएगा। और आदत ही ये है कि खोल के ही स्किप, तो स्किप मत करो। भाई इंडस्ट्री में है ना बहुत सारे बड़े लेवल पे मिथ्स भी है, अगर आप इतने टाइम से काम कर रहे हो तो सुनते ही होंगे वगैरह वगैरह, तो उस पर ना कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। तो कोई ऐसा मिथ बताना चाहते हो कि अब लोगों को पता ही नहीं कि वो मिथ है, वो रियलिटी नहीं है, तो शॉर्ट और डायरेक्ट कुछ भी बता दो जल्दी से। मिथ ऐसा कि 2 है, एक तो कि इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, पैसा है, बहुत पैसा है, एक्सपीरियंस पे आता है और स्विच करना पड़ता है। दूसरा है कि इंडस्ट्री बेकार इंडस्ट्री, जबकि है नहीं। और वैसे तो छोटे छोटे बहुत मिथ्स है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मिथ्स चलता रहता है, जैसे किसी का तलबे चाटोगे तो ऊपर जा पाओगे, अच्छा कैसा नहीं है, सर हर जगह है, बट ऐसा ही है वो ज़रूरी नहीं। बट एक चीज़ है, तो भाई ये सेगमेंट को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। एंड काफ़ी रॉ एंड रियल जवाब दिया आपने, जो था सच मुंह पे बोला। भी पता कुछ चलेगा भी- देखने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है, अगर लोग पूरा देखे तो। हाँ, तो आ जाते हैं अपने लास्ट सवाल पे, जो ऑडियंस को भी काफ़ी वेट रहता है। और वो लास्ट सवाल यही है कि आप अपने यूट्यूब चैनल और अपने VFX करियर से कितना अर्न कर लेते हो? एग्जैक्ट मत बताना, अप्रोक्स रेंज बता सकते हो। इतना कि मेरा महीने का खर्चा चले जाए और मैं साल में फॉरेन ट्रिप कर पाऊँ,
मतलब भाई फॉरेन तो नेपाल भी हो गया, यूएस भी हो गया, मतलब थोड़ा काइंड ऑफ मतलब बजट मतलब रेंज बता सकते हो कि बिटवीन 5 लाख टू 6 लाख और ऐसे कुछ, मतलब एग्जैक्ट बताओ, मंथली और ईयरली? कैसे भी बता दो, मंथली मतलब कैसे, मंथली बता दो, नहीं, एनुअली बता दो कि मैं मंथ में मैं 2 आईफोन खरीद सकता हूँ, 15, ऐसा कुछ करके भी बता सकते हो अच्छा, प्रोडक्ट वाइज। एक ऐसा चीज़ बता रहा हूँ, अभी मैं रिसेंट दुर्गा पूजा आ रहा है, मैं हाँ रॉयल एनफील्ड लेने वाला हूँ, ठीक है? ओके। तो ये मैं हर साल नहीं ले सकता, तो समझ गए कम है उस हिसाब से। बट मैं हर साल एक आईफोन खरीद सकता, हर ठीक है? साल? हर साल महीना एक नहीं आईफोन, बोल रहे आप? नहीं हर साल, हर साल महीने में कौन खरीदेगा आईफोन? वो फिर अजीब सा कंपैरिजन हो जाएगा, बट हर साल मैं एक आईफोन खरीद सकता हूँ, और नॉर्मल वाला नहीं, प्रो मैक्स वाला, ओके। ठीक है? अब वो जमा करके नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पैसा जमा करके नहीं बोल रहा हूँ, इतना है कि चल जा, अच्छा खासा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत है, ये है वो है, भगवान की कृपा से ठीक ठाक है, बट ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो भाई इसी सवाल के साथ ये पॉडकास्ट भी अपन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो एंड मच। बहुत ज़्यादा मज़ा आया रजत आपके साथ पॉडकास्ट करके। सेम है, सेम है। एंड वैसे भी सेम इंडस्ट्री से दो जने मिलते हैं तो वाइब भी मैच होती है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं जो रिलेटेबल भी होते हैं, एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है ऑडियंस को। एंड मैं रजत के चैनल के लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन अकाउंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई रीच आउट करना चाहे उनके कोर्सेज को लेके या कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप रीच आउट कर सकते हो। जाते जाते रजत बताओ कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा आज का, कुछ बताना चाहोगे, बोलना चाहोगे इस मैं बारे में? वही एक रॉ पॉडकास्ट था ये, ऐसा लाइक कि सब पूछा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चंस पूछा होगा, बट स्टिल एंड ऐसा पॉडकास्ट में फ्रेंडली भी काफ़ी था, मतलब अपन ने मतलब हाँ, मैं पहले मतलब से नहीं फील जानता है, रजत को, फर्स्ट टाइम हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि सेम है, फर्स्ट टाइम मैंने रीच आउट किया था इनसे। सेम है, तो वही है, अच्छा था, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करना था, ये काइंड ऑफ ए प्रॉपर पॉडकास्ट है मन की बात का, या इट्स अ गुड, फ्यूचर में भी शायद और हो, डेफिनेटली फ्यूचर में होगा, ज़रूर 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 करेंगे, बहुत सारी डेफिनेटली, इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। और डेफिनेटली। इस पॉडकास्ट को जल्दी से आके लाइक करो, अपने Yep. कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके शेयर कर दो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब निखिल फोर्ट शो चैनल। आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, एज ए स्मॉल क्रिएटर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पॉडकास्ट करने में। और टिल देन स्टे सेफ, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।